जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर की जो सीरीज जारी की गई थी सुपर 25 क्वेश्चन विथ आंसर का। आज हम पहुंच चुके हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी। ठीक है, यानी क्लिनिकल फार्मेसी पर हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, इसके पहले जितना भी सब्जेक्ट था फार्माकोलॉजी, फार्माकोथेरापेटिक्स और तुम्हारे पास कम्युनिटी फार्मेसी, बायोकेमिस्ट्री, लॉ एंड एथिक्स, सबको हम क्या कर दिए, पूरा डिटेल में कवर अप कर चुके हैं। प्लेलिस्ट बना दिए हैं, आप हमारे चैनल पे जाके वहाँ से आप कर सकते हैं, आराम से इजीली देख सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आज हम देखने वाले हैं हॉस्पिटल एंड क्लिनिकल फार्मेसी को एकदम डिटेल में। ठीक है, अब देखिए, यदि आप सुपर 25 क्वेश्चन के बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पर देखा जाए इसमें इंक्लूड किया गया है। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन को कितना 10 लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को यहाँ पर कंसीडर किया गया है और शॉर्ट में देखा जाए तो कितने, शॉर्ट में टोटल आपके 14 क्वेश्चन है और लॉन्ग में तुम्हारे पास एक 11वां जो क्वेश्चन नंबर रहेगा उसमें तुम्हारे पास 30 ऐसे क्वेश्चन जो रहेंगे जो एमसीक्यू के फॉर्म में, फिल इन दी ब्लैंक के फॉर्म में, और देखा जाए तो तुम्हारे पास एक वर्ड की जो डिफिनेशन होती है उसको उसमें इंक्लूड किया गया। कितना टोटल 30 हैं। तो इस तरह से देखा जाए टोटल मिला के 25 क्वेश्चन ये टोटल कंसीडर किए जाएंगे। और याद रखिए जितने सुपर 25 क्वेश्चन हैं उनको यानी उसमें उन्हीं क्वेश्चनों को रखा गया जो लगभग 4 और 5 साल ईयर में क्या होगा, लगातार पूछे गए इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है। यदि आप साल भर कुछ भी नहीं पढ़े हैं, ठीक है, तो आप सुपर 25 क्वेश्चन, कितना सुपर 25 क्वेश्चन और प्लस में एक साल का पेपर सोल्यूशन 2023 का देख लीजिएगा। इस पेपर सोल्यूशन से इससे आइडिया मिलेगा हेडिंग कैसे लिखना, कितना क्वेश्चन, यदि 6 नंबर का तो कितना लिखना पड़ेगा। तो ये सब को आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें कंसीडर हो जाएगा। अब यदि आप सुपर 25 क्वेश्चन और ये 2023 का पेपर सोल्यूशन अच्छे से तैयार कर लेते तो आप एग्जाम में आराम से क्या कर सकते हैं, 70 से लेके 80% नंबर क्या हो सकते हैं, इसी क्वेश्चनों में से फंस जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपका सुपर 25 क्वेश्चन। यदि इसका यानी आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमें लिंक में नंबर दे देंगे, तो वहाँ से आप क्या करेंगे 30 रुपये पेमेंट करके आप व्हाट्सएप पे इसे इजीली प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले लॉन्ग क्वेश्चन को देखेंगे और ये वीडियो मेरे भाई थोड़ा सा लेंदी होने वाला है, लगभग 1.5 घंटे से ऊपर जाने वाला है। ठीक है, तो चलिए इसी को हम क्या कर देते हैं, एकदम अच्छे से कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, आपके सामने इसमें क्या बोल दिया है। ठीक है, इसमें कहा हमसे राइट ए डिटेल अबाउट हॉस्पिटल फार्मूलरी, मतलब हॉस्पिटल फार्मूलरी को आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल। लॉन्ग है तो कम से कम 1.5 पेज आपको लिखना, ये लिखना है इसका आंसर। तो चलिए इसके आंसर को देखते हैं। ठीक, तो इसका आंसर आपके सामने ये रहा। इसमें बोला क्या गया है, हॉस्पिटल फार्मूली, ऐसे आप हिस्केस से बढ़िया से हेडिंग डालिएगा और लिखना यहाँ से आप स्टार्ट करिएगा यहाँ से। तो सबसे पहले पॉइंट में क्या लिखा गया, हॉस्पिटल फार्मूली सिस्टम इज ए मेथड इन विच द मेडिकल स्टाफ ऑफ हॉस्पिटल अलॉन्ग विद द फार्मेसी एंड थेरापेटिक कमिटी सिलेक्टर इवेलुएट मेडिकल एजेंट। मतलब क्या होती है, यानी हॉस्पिटल फार्मूलरी एक ऐसी सिस्टम होती है जिसमें जितने भी तुम्हारे आपके मेडिकल स्टाफ होते हैं, मेनली क्या होते हैं, फार्मासिस्ट होते हैं, ये हॉस्पिटल में क्या कर देते हैं, फार्मेसी जो होते हैं और जो थेरापेटिक कमेटी होती है, मतलब चिकित्सा समिति जो होती है, उनसे मिलकर किसी भी ड्रग्स का खुराक मतलब समझ लो फार्मूलेशन तैयार करते हैं, जिससे क्या कर सकते हैं, रोगियों के लिए, मतलब कोई रोगी पेशेंट है तो पेशेंट के लिए क्या होती है, मेडिकेशन इवैल्यूएशन करते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई ड्रग्स काम नहीं कर रही है, जैसे खुराक समझते हो ना, जैसे मान लेते फॉर एग्जाम्पल में हम ले लेते हैं। ठीक है, मान लेते किसी पर्सन को क्या होगा, बुखार और प्लस में बदन दर्द वगैरह बहुत सारी चीज़ें, तो बुखार के लिए हम क्या लेंगे, उसे पीसीएम दे देंगे और यानी उसके शरीर दर्द को लिए क्या करते हैं, साइक्लोफेनेक दे देंगे। तो ये फार्मूलेशन कोई ना कोई तैयार कर रहा होगा कि नहीं, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल फार्मूलेशन बोला जाता है। इट इज एंड द इजी फॉर, ठीक है, इजी फॉर ए हॉस्पिटल फार्मेसी टू टास्क ऑल द मेडिकेशन दैट डॉक्टर में वांट टू द यानी प्रिस्क्राइब टू द अदर हॉस्पिटल पेशेंट। कहने का मतलब क्या होता है, ये इजीली नहीं होता कि तुम किसी भी
यानी कॉम्बिनेशन से दवा बना के रख दो, ऐसा नहीं होता है। ठीक, इसमें हॉस्पिटल फार्मेसी स्टॉक ऑल मेडिकेशन, मतलब हॉस्पिटल फार्मेसी जो होती है सबसे पहले सब मेडिसिन को ला के रख दिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब की हुई ड्रग्स को क्या कर देते हैं, जो पेशेंट के लिए की जाती है उसी में हम हॉस्पिटल फार्मूलेशन करते हैं। ठीक है, एक मेरे भाई ने फ़ोन करके बताएं कि सर आप बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं। ठीक है, बहुत स्पीड से पढ़ाते हैं। मेरे भाई स्पीड से नहीं पढ़ाते, आप सोच ही सकते हैं। देखिए, ये एक ही क्वेश्चन 10 क्वेश्चन आपके लॉन्ग हैं और कम से कम 14 क्वेश्चन आपके कितने हो जाएंगे, ठीक है, शॉर्ट हो जाएंगे। तो मान लेते हैं हम एक क्वेश्चन पे 10-10 मिनट देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ, ठीक है, यानी 10 मिनट देंगे तो 10 नहीं हम 100, मतलब देखा जाए तो कितना घंटा हो गया, 60 और 4 1 घंटा 40 मिनट केवल लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को हम दे देंगे। और शॉर्ट में उसी तरह से इंटर करेंगे तो वीडियो हमारा कितने घंटे का बनेगा, 3 घंटे का बनेगा। ठीक है, और इसे आपको अलग अलग वीडियो देखना है तो हमारे चैनल पे ऑलरेडी अपलोड है, अलग अलग वीडियो भी जाके आराम से देख सकते हैं। ये थोड़ा सा फास्ट इसलिए रखा गया क्योंकि हमारे लिए भी सुविधा है, अपलोड करने में भी सुविधा होगी। अब बताओ हम 5 घंटे का वीडियो अपलोड कर दे तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है भाई। ठीक है, इसमें केवल उसे टच करके आप थोड़े से पढ़े रहेंगे, आपको दिमाग में टच करके जागृत करा दिया जाता कि अच्छा इस टॉपिक में इतनी चीज़ें हमें लिखनी है। ठीक है, इसलिए हम इसे क्या कर देते हैं, थोड़ा सा रनअप करके तेजी से चलने का काम करते हैं। ठीक है, इन स्टाफ, ठीक है, इन हॉस्पिटल स्टाफ एलॉन्ग विद द पीसीटी, यानी क्या होती है, फार्मेसल। ठीक है, और यानी ये तुम्हारे पास एक कमेटी होती है जो क्या कर देती है, किसी भी ड्रग्स के ट्रीटमेंट के लिए, यानी फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी होती है जो किसी भी ड्रग्स के यानी कॉम्बिनेशन कैसे बनाना वो निर्धारित करती है। मीट रेगुलेट टू मेक द चेंज इन फार्मूलरी, मतलब ये क्या कर देती है, रेगुलेट करती है और फार्मूलरी को भी चेंज कर सकती है, या उसमें कोई दिक्कत है तो उसे रिवाइज कर सकती है पीरियोडिकली। ठीक है, ये हो जाएगा इनके इंट्रोडक्शन के बारे में। अब इनका तो उद्देश्य क्या होता है, यानी लिखा है ऑब्जेक्टिव ऑफ फार्मूलरी, ठीक है, हॉस्पिटल फार्मूलरी, यानी लिखा इन्फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स प्रोडक्ट, मतलब कोई भी ड्रग्स है, ठीक है, यानी ड्रग्स का प्रोडक्ट है उसमें क्या क्या चीज़ कॉम्बिनेशन मिलाया गया तो ड्रग फार्मूलरी के द्वारा आप इजीली जान सकते हैं। इन्फॉर्मेशन ऑफ यानी हॉस्पिटल पॉलिसी, हॉस्पिटल की पॉलिसी को आराम से आप जान सकते हैं। स्पेशल इन्फॉर्मेशन, ड्रग्स के बारे में पूरा डिटेल इन्फॉर्मेशन आप इजीली ले सकते हैं। अब इसके लिए प्रोसीजर कैसे तुम्हें करना पड़ेगा, फर्स्ट सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, लिखा टू मेक अप द हॉस्पिटल फार्मूलरी, फर्स्ट स्टेप, ठीक है, इज ए टू फॉर्म ए गुड पीसी, यानी पीटीसी होना चाहिए। एक गुड पीसीटी मतलब क्या होना चाहिए, फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी होनी चाहिए। थेरापेटिक मतलब जो ट्रीटमेंट के लिए सही हो। ठीक, अब ये जब रहेगी तो बताओ उसी के अनुसार क्या करेगी, वो ड्रग्स का फार्मूलेशन करेगी, उसी तरह से हमारा हॉस्पिटल फार्मूली बन के तैयार हो जाएगा। द पीसीटी डेवलप ए फार्मूलरी इज राइट एंड फॉर्म, ये मोस्टली क्या होता है, राइट एंड फॉर्म होता है। दिस कमेटी टेक डिसीजन, मतलब यही कमेटी क्या होती है, पीटीसी, यानी क्या होती है, यहाँ से फार्मेसी थेरापेटिक कमेटी होती है, वही डिसीजन लेती है। अब डिसीजन लेने के लिए क्या क्या डिसीजन ले सकती है, ये करती है, पहले लिख रखा है टाइप ऑफ पब्लिकेशन ऑफ फार्मूलेशन, मतलब कौन सी ड्रग्स किस तरह की पब्लिकेशन की जाएगी, पब्लिक में लाने के लिए उसका कॉम्बिनेशन क्या होता है, यही कमेटी देखती है। फिक्स ऑफ रूल को फिक्स करती है। विच आर पीसीटी रिक्वायर्ड डूरिंग द इवेल्युएशन, मतलब कोई भी ड्रग्स का मान लेते इवेल्युएशन करना है तो पीसीटी यानी पीटीसी ही निर्धारित करेगी और सिलेक्ट करेगी ड्रग्स के फार्मूलेशन के बारे में। लिखा एडिशन ऑफ द न्यू कंटेंट, लाइक मतलब मान लेते कोई एक नया कंटेंट हम किसी भी ड्रग्स में ऐड करना है या किसी पेशेंट के, ठीक है, जो कॉम्बिनेशन होता है ड्रग्स का वो हमें लाना है तो इन्हीं के अनुसार किया जाता है। सबसे पहले यहाँ पर प्रिस्क्राइब राइटिंग, मतलब जो भी प्रिस्क्राइब किया गया उसे उठा कर लाएंगे। यूज ऑफ ड्रग्स की यूज के बारे में बताएंगे। टेबल ऑफ द कॉमन लेबोरेटरी वैल्यू, मतलब क्या करेंगे, टेबल करेंगे और ठीक है जो लेबोरेटरी वैल्यू होती है उसे हम देखेंगे। फिर क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डोज, जो बहुत ही जरूरी है। ठीक है, कैलकुलेशन ऑफ डोज इसलिए जरूरी है, मान लेते हैं आप डोज ज़्यादा कर दें, हमें खिलाना किसी छोटे बच्चे को तो ओवर डोज रहेगा तो उसकी डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो डोज बहुत ही ज़रूरी होती है, तो इसीलिए हम क्या कर देते हैं, यानी हॉस्पिटल फार्मूलेशन किया जाता है। अब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज यहाँ से दे दिया है। ठीक है, अब एडवांटेज क्या होता है, देखिए लिखा हॉस्पिटल फार्मूली ऑफर द मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा की जाती है। एक्सेस टू सेफ होती है और इफेक्टिव होती है
इलनेस मतलब कोई बीमार है तो उसके यदि हॉस्पिटल फार्मूले का यूज कर सकते हैं तो वो सेफ इफेक्ट यानी सेफ ड्रग्स सेफ होती है, ठीक है। और क्या होती है, इफेक्टिव भी होती है और ट्रीटनेट इलनेस, इलनेस मतलब दवा को जल्दी से क्या कर देती है, ट्रीट कर देती है, ठीक है। दवा डिजीज को ट्रीट कर देती है। लिखा है इट लोअर कास्ट, पैसा भी कम लगता है। नहीं तो मान लेते हैं आपको, जैसे मान लेते हैं अभी जीरोडाल एसपी, जीरोडाल एसपी में क्या होता है, एसाइक्लोफेनेक होता है, पैरासीटामॉल प्लस सरसेरियोपेप्टाइडेज। अब बताओ कितने 10 रुपए की आपकी गोली मिल जाती है। अब अलग अलग लेंगे तो आपका पैसा ज़्यादा हो सकता है। तो यानी लोअर कास्ट के लिए कंट्रोल करती है अमाउंट ऑफ ड्रग्स और इन्हांस द प्रोक्योरमेंट, मतलब दाम को देखते हुए क्या कर देते हैं, उसकी जो क्वालिटी होती है वो भी हमारी इंप्रूव होनी चाहिए कि नहीं, हम दाम को देखते हुए उसकी क्वालिटी को घटिया क्वालिटी करते हैं, ऐसा नहीं। इनहांस द क्वालिटी एश्योरेंस, यानी क्वालिटी एश्योरेंस को हमें क्या करना है, मेंटेन रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये एडवांटेज, अब किसी चीज़ का यदि फायदा तो भाई नुकसान भी है, ठीक है। लिखा है तुम्हारे पास क्या होगा, इट में ऑकेशनली अलाउ ओनली द फार्मासिस्ट टू टेक द डिसीजन। अब ये क्या होता है, केवल यानी डिसीजन कौन ले सकता है आपके, ठीक, फार्मासिस्ट ले सकते हैं, रिगार्ड विच द ब्रांड ऑफ फार्मूलेशन। मगर क्या होता है, बहुत सारे फिजिशियन जो होते हैं, ठीक है, इसे मानते ही नहीं, अपना खुद का वो क्या कर देते हैं, दवा लिखते हैं। तो वही क्या लिखा, हॉस्पिटल फार्मूले सिस्टम रिवोक कर देते हैं, किसके द्वारा, फिजिशियन अथॉरिटी टू द प्रिस्क्राइबर, मतलब उन्हें पैसा दे दी जाएगा कि ये दवा आप ना लिखिए, ये लिखिए, ठीक, तो वो लिखते हैं। तो इसके लिए फार्मूलेशन क्या हो जाएगा, दिक्कत में हो जाती है। तो ये पहले का आंसर था। दूसरे का आंसर क्या दे रखा है, उस पर चलते हैं, ठीक। तो हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन कर दिया है, गिव द रिक्वायरमेंट एंड प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फार्मासिस्ट इन हॉस्पिटल। मतलब कोई हॉस्पिटल है तो जो आप फार्मासिस्ट हैं, आपके प्रोफेशनल मतलब एकदम अच्छे तरीके से, ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है, ठीक है, उसके बारे में यहाँ से आपको बताना है, ठीक है। तो आपके सबसे पहले लिखा तुम्हारे पास हॉस्पिटल फार्मासिस्ट तब होता क्या, तब यहाँ से प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी को हम देखते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा क्या है, ठीक है, लिखा है हॉस्पिटल फार्मासिस्ट आर इंगेज इन द हॉस्पिटल फार्मेसी सर्विस इन पब्लिक सेक्टर। मतलब पब्लिक सेक्टर क्या होता है, जैसे हॉस्पिटल कोई खुल गया, ठीक है, उस पर एक एज ए फार्मासिस्ट क्या कर रहे हैं, वर्क कर रहे हैं, किसके लिए, पब्लिक सर्विस के लिए, ठीक है। दे आर स्किल इन प्रैक्टिस ऑफ यानी मेडिसिन एंड डिस्पेंस, प्रिस्क्राइब, परचेज, मैन्युफैक्चर, क्वालिटी, टेस्ट ऑफ ऑल मेडिसिन यूज इन हॉस्पिटल। कहने का मतलब क्या कर रहे हैं, ठीक है, आपके पास स्किल है, आप प्रैक्टिस के दौरान क्या कर रहे हैं, किसी भी मेडिसिन को क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिसली यानी प्रैक्टिसली देख रहे हैं, उसको यानी डिस्पेंस कर रहे हैं, जो प्रिस्क्राइब हो चाहे नॉन प्रिस्क्राइब हो, जो कोई पर्सन परचेज कर रहा है या कोई ड्रग्स मैन्युफैक्चर करना है, ठीक है, या आपको क्या कर देना, क्वालिटी टेस्ट करना है, ये सब कौन करता है, ठीक, एक स्पेशल फार्मासिस्ट करता है। अब डिपेंड करता है वो कहाँ और किस कंडीशन में रह रहा है, ठीक है, वो भी मायने रखता है, ठीक है। और नेक्स्ट में तुम्हारे पास यहाँ से अब दे रखा है, लिख रखा प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल फार्मेसी। तो यहाँ पर देखा जाए तो कहाँ पर है, जैसे हॉस्पिटल में 2 ही पेशेंट आते हैं, एक इनडोर आते हैं, एक आउटडोर। आउटडोर मतलब ओपीडी वाले, एक इनडोर मतलब आके पहले एडमिट हो जाते हैं तो अपना काम वो करवाते हैं, ठीक है, धीरे धीरे, ठीक है, जैसे ऑपरेशन के दौरान वगैरह होता है तो वो सारी चीज़ें, ठीक है। मगर ओपीडी से ही क्या कर देते, पेशेंट हमारे इकट्ठा होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो यहाँ लिखा है इन पेशेंट फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है। अब पेशेंट लिखा, पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, फार्मासिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब जो भी फार्मासिस्ट है पेशेंट के प्रति क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी उनकी है। अब डिपेंड करता वो कहाँ पर है, सबसे पहले मान लेते डिस्पेंसिंग एरिया में है तो क्या करेंगे, इंक्लूड द मेडिसिन, उसमें पॉलिसी को देखेंगे, ये एक्यूरेसी को देखेंगे, मतलब कोई ड्रग्स है तो उसकी एक्यूरेसी ज़्यादा ना हो जाए, कम होना हो जाए, उसे भी देखेंगे। मेंटेन द रिकॉर्ड, हर एक पेशेंट का क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, उसके साथ साथ दवा कितनी डिस्पेंस हुई है, कितनी यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट हुई है, उसी भी सब मेंटेन करेंगे। ड्रग्स की स्टोरेज की व्यवस्था ये करेंगे, ड्रग्स की इंफॉर्मेशन के बारे में देंगे, अच्छा ये ड्रग्स हमारे पे यहाँ नहीं है, इसे मंगवाई जाए, इसे इस ब्लॉक में भेजा जाए, इसे इस वार्ड में भेजा जाए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा डिस्पेंसिंग एरिया में। मान लेते हैं आपकी ड्यूटी क्या लग गई, पेशेंट केयर एरिया में लग गई, ठीक है, पेशेंट केयर एरिया में यदि लग गई है तो क्या करेंगे,
उस एरिया में लग गई है तो क्या करेंगे, ठीक है, एरिया में यदि लग गई है तो क्या करेंगे, कोऑर्डिनेशन करेंगे, मतलब पेशेंट से अच्छे से आप क्या करेंगे, बात करेंगे, उनसे कम्युनिकेशन सिस्टम बनाएंगे, ठीक है। कम्युनिकेशन सिस्टम पेशेंट से भी बनाना पड़ेगा आपको, ठीक है, और फिजिशियन से भी आपको बनाना पड़ेगा, क्योंकि ड्रग्स को प्रिस्क्राइब तो वही करेगा, ठीक है। कम्युनिकेशन, टेक्निकल कि आपको यानी कोई भी टेक्निकल इशू है तो उसे तुरंत बताना है, ठीक है। सुपरवाइजरी, ठीक है, सुपरवाइजरी की तरह काम करना पड़ेगा, पूरा देख रेख आपको करना पड़ेगा, ठीक। मान लेते हैं आपकी ड्यूटी कहाँ लगे, डायरेक्ट पेशेंट केयर, मतलब डायरेक्ट आप सीधे केवल पेशेंट के यानी आपको कुछ करना है, पेशेंट का केयर करना है, तो उस जगह यदि लग जाएगी तो पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री देखना पड़ेगा पूरा डिटेल में, पेशेंट की हिस्ट्री यानी प्रेजेंट टाइम में उसकी कौन सी दवा चल रही है, कितने दिन से चल रही थी, डिजीज की कैसी कंडीशन है, ये डिजीज कितने दिन से है, यानी जेनेटिक है कि नहीं, ये सब को आपको क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। उसके बाद लिखा आइडेंटिफिकेशन ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स का आइडेंटिफिकेशन करना पड़ेगा, फिर पेशेंट की मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी, फिर पेशेंट की काउंसलिंग करनी पड़ेगी। तो ये तुम्हारे पास कौन हो जाएगा, यदि इन पेशेंट रहेंगे तो, लक बाई चांस मान लेते हैं आउटडोर पेशेंट रहें तब क्या करेंगे, क्योंकि दो जगह ड्यूटी लगेगी, इंडोर या आउटडोर, यदि आउटडोर आपकी लगेगी तब क्या आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनेगी, मतलब आउटडोर पे लग गई और कहाँ पर लग गई, सेंट्रल डिस्पेंसिंग एरिया में लग गए, तो इंश्योर यूज आप करेक्ट कंपाउंडिंग टेक्नोलॉजी, मतलब देखेंगे जैसे पेशेंट आए भाई देखेंगे पर्ची भैया दवाई दे दिया था, तो आप क्या करेंगे, करेक्ट यदि कंपाउंडिंग करेंगे तो आपको वहाँ रखा जाएगा, नहीं तो मार के भगा दिया जाएगा, भगा दिया नहीं जाएगा, सिखाया जाएगा, धीरे धीरे सीखेंगे। मेंटेन रिकॉर्ड इन बिलिंग फॉर पेशेंट, मतलब रिकॉर्ड को मेंटेन रखना है, मान लेते हैं आप मेडिकल स्टोर में रह रहे हैं, आउट पेशेंट की दवा दे रहे हैं, ठीक, अब स्टॉक में से देते रह जा रहे हैं, देते जा रहे हैं, आपको नहीं पता कौन सी दवा खत्म हुई कहाँ नहीं खत्म हुई है, तो आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। कीप अप विद द प्रिस्क्राइब फाइल, मतलब क्या कर देना है, मतलब जो भी प्रिस्क्राइब फाइल डॉक्टर के द्वारा दी जाएगी, पेशेंट को दी जाएगी तो पेशेंट लाके आपको देगा, तो प्रिस्क्राइब ड्रग्स को आप केयरफुल्ली देखेंगे, ऐसे नहीं कि भड़ 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 दवा लाग दे देंगे, ऐसा नहीं, ठीक है। पेशेंट केयर एरिया में लग जाएगा तो क्या करेंगे, रेगुलर विजिट करेंगे, चेकअप करेंगे, मेडिकेशन एरिया इंश्योर यूनिट पे था आप चेकअप करेंगे। फिर क्या लिखे, आइडेंटिफाई द ड्रग्स, ठीक है, कौन पर्सन खरीदा क्लिनिकल बाय द पेशेंट, ये भी आप देखेंगे। और यहाँ लिखा है इन्वॉल्व इन पेशेंट काउंसलिंग फॉर यूज मेडिकेशन प्रिपरेशन ऑफ आईवी एडमिनिस्ट्रेशन, मतलब क्या कर रखा है, ये इवॉल्व करेंगे, ठीक है। कोई पेशेंट काउंसलिंग यदि हुआ है तो यानी मान लेते उसे इंट्रावेनस कोई दवा दे रहा है, चाहे मान लेते ग्लूकोज के जरिए देना है या इंजेक्शन के जरिए, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हें प्रॉपर अमाउंट में देख रेख करना है। अब जनरल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी क्या होती है इसी आउट पेशेंट में, ठीक है। यहाँ पर लिखा है इन ऑर्डरिंग यानी कंप्लीटली फार्मास्यूटिकल नीड ऑफ द आउटडोर सर्विस एरिया, मतलब क्या कर देना है, आउटडोर एरिया में जितने भी तुम्हारे पास सर्विस देनी है उसे कंप्लीट रूप से कोऑर्डिनेशन मैनर में चलाएंगे, ठीक है, पेशेंट के द्वारा कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है। मेक श्योर डैट ऑल ड्रग्स आर प्रॉपरली मैनेज करेंगे, मतलब आपसे उम्मीद रखी जाएगी कि मतलब जितनी भी ड्रग्स है प्रॉपरली आप मैनेज करेंगे, कोई दवा घट जाती तो उसे कॉपी में लिखेंगे, जाके आप क्या करेंगे ऑफिस में बोलेंगे तो वो क्या करेंगे दोबारा उसे मंगाया जाएगा, ठीक है। लिखा है टेक पार्ट इन द कार्डियोपल्मोनरी इमरजेंसी, इसे भी आप क्या करेंगे, ठीक है, जल्दी से जल्दी कराने का काम करेंगे। तो इस तरह से देखा जाए तो ये सेकेंड का हो गया आंसर। अब थर्ड पे जाते हैं, ठीक है, ठीक। तीसरा नंबर हमसे क्वेश्चन कह दिया है, कह दिया डिफाइंड ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन, यानी ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है इसके बारे में आपको बताना है। फिर गिव द डिटेल इन द पेशेंट एंड आउट पेशेंट, कहने का मतलब ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पहले दिखाई पड़ना पड़ेगा। मान लेते हैं ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना, इनडोर पेशेंट को कैसे आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है और आउटडोर पेशेंट को कैसे आपको क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है। इनडोर पेशेंट और आउटडोर पेशेंट मतलब जो हमारे वार्ड वगैरह में उन्हें और ओपीडी में जो आते हैं उन्हें, ये कैसे आपको क्या कर देना, ड्रग को डिस्ट्रीब्यूट करना, इसे आपको दिखाना पड़ेगा। तो आपके सामने सबसे पहले ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या इसके बारे में देखते हैं, ठीक। तो लिखा है हॉस्पिटल मेक यूज ऑफ द ड्रग्स एंड थेरापेटिक सब्सटेंस इन पेशेंट और आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में बांट दिया जाता है। वैसे मान कोई हॉस्पिटल है तो उसमें क्या कर देते हैं, एक ओपीडी होती है, ओपीडी मतलब आप पर्चा कटवाएं गए, डॉक्टर को दिखाएं, मेडिकल स्टोर पर दवा लिए घर चले गए। अब मान तो बहुत ज़्यादा कंडीशन खराब है तो क्या करेंगे, आप इमरजेंसी में दिखाएंगे, आप एक डिपार्टमेंट में रख दिया जाएगा, तो उस डिपार्टमेंट को इन पेशेंट बोला जाता है, ठीक है।
अब टाइप ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन देखा जाए तो इंडोर पेशेंट होते हैं, एक आउटडोर पेशेंट होते हैं। इंडोर पेशेंट मतलब वार्ड में हो सकते हैं, ऑपरेशन में हो सकते हैं, ऑपरेशन वार्ड में, एक्सरे में तथा अदर डिपार्टमेंट में। और आउटडोर पेशेंट में केवल और केवल ओपीडी में आपको देना है। तो हमें डिफाइन किसे करना है, ठीक है, लिखा मेथड ऑफ ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन इन पेशेंट, इन पेशेंट को कैसे करना है इसके बारे में हम बताना है पहले डिटेल में, ठीक है। तो ये लिखा है इंडिविजुअल प्रिस्क्राइब ऑर्डर मेथड, मतलब कोई एक पर्चा रहेगा, कोई एक व्यक्ति के लिए यूज होगा, उसे प्रिस्क्राइब किया रहेगा, उसी को आपको क्या कर देना है, देखना है। फ्लोर स्टॉक मेथड से देख सकते हैं डोज, ठीक है, इसे भी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। यहाँ पर क्या होगा, यूनिट डोज ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब एक पेशेंट की यूनिट डोज होगी कि ये पेशेंट का यूनिट डोज बनाओ, इसे ला के दो, फिर दूसरे पेशेंट का यूनिट डोज, ऐसे करना है। कॉम्बिनेशन ऑफ यानी इंडिविजुअल प्रिस्क्राइब तथा बास्केट मेथड, मतलब क्या कर देते हैं, जैसे वार्ड में कोई एक डिपार्टमेंट, मतलब हड्डी डिपार्टमेंट है, तो हड्डी डिपार्टमेंट में क्या होगी, कॉमन दवा चलती है, ठीक है, कुछ ही लोगों की चेंज होती है, ये तगड़ा इन्फेक्शन वगैरह होता है तो उनकी अलग एंटीबायोटिक दी जाती है, तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, ठीक है, कॉम्बिनेशन को क्या करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, बास्केट मेथड से जाके लाके देखना पड़ेगा, ठीक है। तो इंडिविजुअल प्रिस्क्रिप्शन यहाँ से हमें नहीं देखना है ये, ठीक है, ठीक है। तो ये इनडोर हो गया। अब हमें क्या देखना है, आउटडोर को देखना है, ठीक है। तो आपके सामने दे रखा, तुम्हारे पास क्या होगा, ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन टू आउटडोर यानी आउट पेशेंट। इसमें क्या कर देते हैं, इन आउट पेशेंट एम्बुलेंसरी पेशेंट भी बोला जाता है, और मतलब ओपीडी पेशेंट को क्या बोला जाता है, एम्बुलेंस यानी एम्बुलेंसरी पेशेंट बोला जाता है। इसे प्लीज आप नोट डाउन करिएगा, ये एमसीक्यू में पूछा गया है, ठीक है। इज नॉट यानी एडमिट इन हॉस्पिटल, या हॉस्पिटल में एडमिट नहीं होंगे। एंड इज गिव जनरल इमरजेंसी डिपार्टमेंट विच शुड बी डायग्नोज किया जाएगा, थेरापेटिक तथा प्रिवेंट किया जाएगा, और इन्हें पूरे घर की तरह भेज दिया जाएगा। अब टाइप ऑफ आउट पेशेंट क्या होते हैं, जनरल आउट पेशेंट हो सकते हैं, जो नॉर्मल जैसे वोमिटिंग हो गई, मतलब कहीं चोट ज़्यादा थोड़ा बहुत लग गई, वो हो सकता है। यानी रीफर आउट पेशेंट, मतलब कहीं किसी दूसरे हॉस्पिटल से रीफर किएंगे, रेयर कंडीशन होती है, एकदम से कहते भाई बहुत सीरियस कंडीशन है। इमरजेंसी आउट पेशेंट मतलब इमरजेंसी ही है, रात बिरात चले आए तो, ठीक है। स्पेशल आउट पेशेंट भी हो सकते हैं, ठीक है। अब इन्हें स्टेप फॉर डिस्पेंसिंग ड्रग्स टू आउट पेशेंट, मतलब आउट पेशेंट के लिए कैसे आपको ड्रग्स को डिस्पेंस करना, पहले पेशेंट नेम को रजिस्टर करना, रजिस्टर स्टाफ के द्वारा, फिर क्या करेंगे, यानी देन सेंड टू फिजिशियन, फिजिशियन को भेजेंगे, फिजिशियन क्या करेगा, गूंज उज के दवा देगा, फिर क्या करेंगे, फिजिशियन चेक करेगा प्रॉपर्ली और राइट करेगा प्रिस्क्राइब ड्रग्स, प्रिस्क्राइब ड्रग्स हो गए। देन पेशेंट गो टू फार्मासिस्ट एंड टेक मेडिसिन, उसके बाद फार्मासिस्ट को भेजा जाएगा, ठीक है, उसके बाद मेडिसिन आपको ले ली जाए ये। फिर तुमसे क्या लिख रखा है, फार्मासिस्ट केयरफुल्ली रिकॉर्ड चेक इन प्रोवाइड ड्रग्स, मतलब वो क्या करेंगे, केयरफुल्ली क्या करेंगे, उससे रिकॉर्ड करेंगे फार्मासिस्ट, उसके बाद उन्हें दवा प्रोवाइड करा देंगे। तो ये हो जाएगा किसके बारे में, पेशेंट। इसको हम पूरा दे देंगे, ठीक है, फ्लोर स्टॉक मेथड वगैरह भी उसमें डाल देंगे, आप पूरा एक बार पढ़ लीजिएगा पीडीएफ में, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया चौथा नंबर, व्हाट इज सप्लाई चेन, यानी सप्लाई चेन क्या होती है, और प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स लिस्ट। अब लिस्ट की कैसे आपको प्रिपरेशन करनी है इसमें आपको बतानी पड़ेगी। तो आपके सामने क्या होगा, ये सप्लाई चेन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के बारे में दे रखा। सप्लाई चेन क्या होती है, जैसे मान लेते हैं कहीं एक फैक्ट्री में दवा ठीक, एक फैक्ट्री में दवा मैन्युफैक्चर हुई, चलो अब वो क्या करेंगे, कंपनी खुद का डिस्ट्रीब्यूटर रखती है, जिसे हम एमआर बोलते हैं, एमआर लेकर आएगा, ठीक है, किसी एक बड़े होलसेल दुकान पे देगा, बड़े होलसेल दुकान पे देगा, फिर क्या थोक के दुकान पे देगा, फिर वो छोटे दुकान पे आएगा, छोटे दुकान से होलसेल, मतलब ये डिस्ट्रीब्यूटर से होलसेल पे आएगा, होलसेल क्या करेगा, डायरेक्ट फार्मासिस्ट को यानी फार्मेसी दुकान पे भी दे सकता है, या बड़ी बड़ी हॉस्पिटल की दुकान पे भी दे सकता है, या किसी रिटेलर को छोटे छोटे पकड़ेगा, वहां से जाकर डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है। तो इसी को क्या बोलते हैं, एक चैन बना कि मतलब कंपनी से कैसे आ रहा है, फार्मेसी हॉस्पिटल तक कैसे पहुंच रहा है, फार्मासिस्ट की दुकान पर कैसे चल रहा है, तो एक चैन बन रहा है, उसी को सप्लाई चैन बोलते हैं। अब लिखा क्या हो गया, फार्मास्यूटिकल चैन यानी सप्लाई चैन इज द लिंक थ्रू विच प्रिस्क्रिप्शन यानी मेडिसिन आर द ठीक आर मैन्युफैक्चर एंड डिलीवर टू पेशेंट, मतलब क्या कर देते हैं, यानी सप्लाई चैन देखा जाए तो एक लिंक होती है प्रिस्क्रिप्शन, मतलब जो डॉक्टर के द्वारा लिखी जाती है, प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन आर मैन्युफैक्चर, कहाँ पर वो मैन्युफैक्चर हो रही है, कहाँ से पेशेंट को क्या करे डिलीवर हो रही है, तो ये चैन बन रहा है, उसी को सप्लाई चैन बोलते हैं, ठीक है। सप्लाई चैन नेटवर्क इज हाईली कॉम्प्लेक्स होता है, यानी क्या होता है, यानी लिखा है requiring a number of step that need to be the taken to make medication available for
एंड असेंबल, ठीक है, यानी क्या लिखा है, यानी एक्सेबल टू द पेशेंट। कहने का मतलब क्या होता है, यानी सप्लाई जो चेन एक तरह का नेटवर्क फॉर्म होती है और ये बहुत कॉम्प्लेक्स रिकॉर्डिंग होती है, ठीक है। और यानी देखा जाए रिक्योरिंग द नंबर ऑफ स्टेप, मतलब कई स्टेप हो सकते हैं, अब डिपेंड करता कि किस स्टेप से आप मंगा रहे हैं, ठीक है। नीड टू ऑफ द, ठीक है, नीड टू मेक मेडिकेशन अवेलेबल फॉर द, अब डिपेंड करता कि कहाँ पर कौन से ड्रग्स अवेलेबल है, ठीक है। यानी एक्सेबल टू पेशेंट, मतलब कोई पेशेंट आराम से कहाँ से एक्सेस कर सकता है, इसी को सप्लाई चेन बोलते हैं। लिखा है मल्टी गवर्नमेंट ड्रग्स डिस्ट्रीब्यूशन प्रेजेंट है, फार्मेसी चेन प्रेजेंट है, रिटेलर प्रेजेंट है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन FBA होते हैं, ये सब क्या होते हैं, यानी फार्मास्यूटिकल सप्लाई चेन के अंतर्गत आते हैं। तो आपके सामने देखिए ये मैन्युफैक्चर होगा, मैन्युफैक्चर से कौन उठा के लाएगा दवा, डिस्ट्रीब्यूटर लाएगा, डिस्ट्रीब्यूटर डायरेक्ट हॉस्पिटल फार्मेसी में दे सकता है, ये क्या करेगा, होलसेल को देगा, होलसेल रिटेलर को देगा। अब तब ये क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से भी ले सकता है और होलसेलर से भी ले सकता है, रिटेलर से भी ले सकता है, हॉस्पिटल फार्मेसी, इसके बारे में, ठीक है। अब प्रिपरेशन ऑफ ड्रग्स लिस्ट, कैसे आपको क्या कर देना, प्रिपेयर करना है, इसके बारे में यहाँ से बताया जाएगा। लिखा हॉस्पिटल व डिपार्टमेंट, अब डिपार्टमेंट के डिपेंड करता है कि किस तरह का इन्वायरमेंटल है, कैसी किसकी ड्यूटी है, किस डॉक्टर की ड्यूटी है, कौन से ड्रग्स प्रिस्क्राइब करेगा, उस पर डिपेंड करती है। इट इज ए ड्यूटी ऑफ नर्स टू प्रिपेयर द ड्रग्स दैट कैन, ठीक है, दैट हैव बीन प्रिस्क्राइब बाय डॉक्टर, मतलब जो भी डॉक्टर के द्वारा प्रिस्क्राइब किया जाएगा, नर्स उसे क्या करेगी, डिस्पेंस करेगी, अच्छे से उसे प्रिपेयर करेगी, तब जाके एक लिस्ट बनाएगी, तब वो प्रोवाइड कराई जाएगी, ठीक है। अब इसमें क्या क्या इंक्लूड हो सकती है, हाई रिस्क ड्रग हो सकती है, इमरजेंसी ड्रग्स हो सकती है, शेड्यूल H1 की हो सकती है, यानी क्या हो जा सकती है, नारकोटिक, ठीक है, नारकोटिक ड्रग, साइकोटिक यानी सब्सटेंस हो सकता है, ये भी हो सकती है, रिवर्स एंटीबायोटिक भी वगैरह हो सकती है। तब इसी के बारे में यहाँ लिख दिए हैं, तो इसी को थोड़ा थोड़ा कौन सा इसका एग्जाम्पल आता है, जैसे हाई रिस्क में देखा जाए तो क्या हो जाते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाते हैं, एड्रेनर्जिक एगोनोस्टिक आते हैं, जैसे इपिनेफ्रिन, नॉरएपिनेफ्रिन आते हैं, ठीक है। न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट में तुम्हारे पास ले जाते हैं सक्सीनाइल कोलिन होते हैं, ये इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक है। इमरजेंसी ड्रग्स में तुम्हारे पास इंजेक्शन मोस्टली आते हैं, जैसे यानी क्या होता है, एड्रेनलिन होता है, लीडोकेन होता है, एट्रोपिन होता है, एडेनोसिन होता है, ठीक है। शेड्यूल H1 के अंतर्गत देखा जाए तो एमाप्राजोल होता है, ठीक है, अल्प्राजोलाम होता है, ठीक है। और क्या होता है, यानी क्या होता है, बेलोफ्लेक्स यानी फ्लेक्सजीन होता है, सिफक्जीन होता है, साइक्लोसेरिन होता है, ये सभी एग्जाम्पल इसके हैं। नार्कोटिक ड्रग्स और साइकोटिक सब्सटेंस के अंतर्गत देखा जाए तो हमारे पास अल्प्राजोलाम होता है, ठीक है। और क्या होता है, बार्बिटाल होता है, यानी कोल्बाजाम होता है, डाइजापाम होता है, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। और कुछ रिवर्स एंटीबायोटिक के अंतर्गत रखे जाते हैं तो तगड़ी एंटीबायोटिक होती है, इसमें तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, एजेट्रोनम आ जाते हैं, ओरिटा यानी वासीन आ जाते हैं, लीनो जो लीड आ जाते हैं, और क्या हो जाते हैं, टेडी जो लीड आ जाते हैं। तो ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे सप्लाई चेन के अंतर्गत। अब कौन सी ड्रग्स कहाँ सप्लाई की जाती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। इनके बारे में हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे 5वां नंबर कर दिया है, डिफाइन रेडियो फार्मास्यूटिकल क्या होती है, राइट द ब्रीफ अबाउट द स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, यानी फार्मास्यूटिकल होता क्या इसके बारे में बताना है, रेडियो फार्मास्यूटिकल, क्योंकि रेडियो एक्टिव सब्सटेंस इसमें होते हैं, ठीक है। और उसे स्टोरेज कैसे किया जाता है वो आपको क्या करना पड़ेगा, डिटेल में यहाँ से बताना होगा, ठीक है। तो आपके सामने ये रहा रेडियो फार्मास्यूटिकल। रेडियो फार्मास्यूटिकल समझने से समझिए रेडियो एक्टिव सब्सटेंस होते क्या, जैसे पीरियोडिक टेबल आप छोटे क्लास में पढ़े होंगे 10th या 11-12 में, तो उसमें बताया गया होगा, यानी जैसे मेटल होते हैं, नॉन मेटल होते हैं, मेटलाइड होते हैं, नोबल गैसेस होती हैं, और जो नीचे तुम्हारे पास रहती हैं एक्टिनॉइड, लेंथेनाइड होती है ना, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस भी होते हैं, ठीक है। तो उसी को क्या कर देते हैं, जब हम क्या कर देते हैं अपने केमिकल के जरिए अपने हम इंडस्ट्री में यूज करते हैं फार्मास्यूटिकल के तौर पे, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, रेडियो फार्मास्यूटिकल बोला जाता है। तो इसमें एक्चुअली में होता क्या, इसे सुनिए आप, देखिए बोल दिया है, ठीक है। रेडियो फार्मास्यूटिकल जो होता है आर रिफर टू ड्रग्स दैट आर अटैच टू द रेडियो एक्टिव मटेरियल। देखिए दोबारा बोल दिए, रेडियो एक्टिव यानी फार्मास्यूटिकल ऐसे चीज होते हैं, ऐसे ड्रग्स होती हैं जो किसमें, उसमें, यानी ड्रग्स में क्या अटैच होता है आपका, ठीक है, रेडियो एक्टिव मटेरियल भी इन्वॉल्व होते हैं,
ठीक है। द रेडियो एक्टिव पोर्शन रिलीज द रेडिएशन फ्रॉम द स्कैनर कैन बी मेजर, मतलब क्या होता है रेडियो एक्टिव, मान लेते ये सब्सटेंस, मान लेते ये जो सब्सटेंस है, ठीक है, ये मान लेते एक छोटा सा सब्सटेंस रखा गया है तुम्हारे पास, क्या है मान लेते फार्मास्यूटिकल, ठीक है, यानी फार्मास्यूटिकल मटेरियल रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, तो ये क्या करेंगे यहाँ से ऐसे रेडिएशन को पैदा करनेगी, ठीक है। तो अब वही से क्या कर, स्कैनर के जरिए आप वहाँ से मेजर कर सकते हैं कितना रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ये निकाल रही है। वाइल फार्मास्यूटिकल एक्टिव पोर्शन डिटरमाइन द एक्टिविटी ऑफ विल बी कैलकुलेट, इसे तुम आराम से कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे सुने होंगे अल्फा किरणें, गामा किरणें, यक्स किरणें, तो ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ही प्रोड्यूस कराते हैं, ठीक है। रेडियो फार्मास्यूटिकल आर स्पेशल डिजाइन किए जाते हैं प्रोडक्ट डेट आर यूज थेरापेटिक फॉर द ट्रीटमेंट एंड डायग्नोस्टिक, मतलब जो भी फार्मास्यूटिकल, ठीक है, यानी रेडियो फार्मास्यूटिकल जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो डिजाइन किए जाते हैं किसके लिए, किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए और उसे डायग्नोस करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। जैसे एक्सरे मशीन भी है, तो रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है जो किस पर्पज के लिए, हड्डी को स्कैन करके क्या कर देते हैं, एक्सरे निकालने के लिए काम करती है, ठीक। और एक रेडियो सेफ्टी जैसे एक्सरे होगा, अल्ट्रासाउंड सुने होंगे, तो अल्ट्रासाउंड भी क्या कर देते हैं, उसमें अल्ट्रासोनिक वेव रहती है, उसी के द्वारा हम कर लेते हैं। तो वो सब चीज़ें होती जो ट्रीटमेंट तथा डायग्नोस्टिक पर्पज के लिए यूज की जाती हैं। रेडियो फार्मास्यूटिकल गैस डिस्ट्रीब्यूट इन द बॉडी, मतलब हमारे बॉडी में डाली जाती है, इमिट की जाती है, रेडिएशन को पैदा करती हैं, जिसे हम क्या कर सकते हैं, उसका तस्वीर ले सकते हैं अपनी आर्गन के, शरीर के अंदर जो भी आर्गन है, ठीक है। दीज रेडिएशन आर फोटोग्राफिक भी हो सकता है टू डिटेक्ट द इंटरनल इंजरी को डिटेक्ट कर सकता है। एबनॉर्मल सेल ग्रोथ कहीं हो रहा है, कोई कैंसर सेल है तो उसे भी ट्रीट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस का प्रयोग करते हैं। अब एक आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है, ठीक है, मतलब कोई रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है तो उसकी आइडियल प्रॉपर्टी क्या होती है, तो यहाँ पर लिखा तुम्हारे पास क्या होगा, ठीक, इसे अंडरलाइन कर दीजिए, आइडियल प्रॉपर्टी आपको बतानी है, ठीक है। रेडियो फार्मास्यूटिकल हैव द स्ट्रॉन्ग फिजिकल हाफ लाइफ होती है, अब तुम सोचो इतना ही स्ट्रांग होती जो किसी भी सेल को ग्रोथ को रोक सकती है, ठीक है। दे इमिट प्योर गामा, अब देखो ये गामा रे को क्या कहते हैं, जो आइसोमेट्रिक ट्रांजिशन की होती हैं, यानी ट्रांस है, ठीक है, यानी ट्रांजिशन की होते हैं, तुम सोच सकते हो गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज जो बहुत ही स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। दे हैव टू हाई स्पेसिफिक एक्टिविटी, मतलब इनकी स्पेसिफिक हाइट है, यानी हाई एक्टिविटी होती है। दे क्विक एंड ब्रॉडली लोकलाइज एट द यानी फॉरगेट साइट पे, मतलब क्या कर देते हैं, ये क्विक अपना काम करती हैं, ब्रॉडली लोकलाइज होते हैं, टारगेट साइट पे जाते हैं और अपना काम करते हैं। दे आर द लो कास्ट, यानी डज पर पेशेंट, मतलब इनका कास्ट देखा जाए तो पेशेंट की तुलना में देखा जाए तो ये कम ही होता है, ठीक है, मगर ये थोड़ा सा महंगा भी होता है मेरे भाई, बहुत तगड़ा चीज़ होती है। अब हैंडलिंग करते करती यहाँ से हमें ये नहीं कहा गया, तो हमें स्टोरेज के बारे में बोला गया, तो हैंडलिंग आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, ठीक है, आ जाएगा तो यहाँ पर लिख देना भाई, ठीक है। अब हमें क्या सिंपली से हम यहाँ पर जो हमसे कहा गया है उसके बारे में आ जाते हैं। स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट, ऊपर भी अभी हैंडलिंग वाला ही है 4-5 पॉइंट तक, ठीक है। तो यहाँ से हमें क्या करना पड़ेगा, स्टोरेज ऑफ रेडियो फार्मास्यूटिकल, कैसे स्टोरेज करना, याद रखना, जितने भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस उन्हें स्पेशल कंटेनर में रखा जाता है, इधर उधर आप फेंक नहीं सकते हैं। तुम्हारे पर रेडियो फार्मास्यूटिकल आर स्टोरेज इन एयर टाइट कंटेनर इन सील्ड प्लेस, मतलब क्या करेंगे, एयर टाइट कंटेनर रखेंगे और एक सील जगह रहेगी वहां पर ले जाकर उसे रखेंगे। दिस प्लेस शुड बी द ऑर्गेनाइज एज पर नेशनल तथा नेशनल रेगुलेशन सेट के होना चाहिए, कि नहीं आप कहीं फेंक दिए, और रेगुलेशन होना चाहिए किसके, नेशनल या इंटरनेशनल रेगुलेशन सेटअप होना चाहिए पूरा, और पूरा ब्यौरा होना चाहिए, इतना यहाँ पर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस रखा गया है, ठीक है। अब उसकी सेटअप वगैरह सारा होती है। द कंटेनर ऑफ यानी रेडियो फार्मास्यूटिकल में भी बिकम डार्क होना चाहिए ड्यू टू द यानी क्या होता है, इरिडेशन, ऑल दो दे डज नॉट इंडिकेट दस यानी सब्सटेंस है रिगार्ड यानी डिग्रेडेबल, यानी डिग्रेडेबल मतलब ये ऐसे ब्लैक कलर का होना चाहिए जिससे क्या पता चलता है ये डिग्रेडेबल नहीं है। दे, ठीक है, दे रेडियो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट हैव द मेंस यानी मेंशन, ठीक है, उसमें मैन्युफैक्चर एक्सपायरी डेट, मतलब जो भी आप रखेंगे उसकी एक्सपायरी डेट मेंशन आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप क्या कर सकते, तभी आप स्टोरेज कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई, अब इधर थोड़ा तेजी से चलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रखा, राइट अबाउट यानी मेडिकेशन हिस्ट्री ऑफ पेशेंट, मतलब मेडिकेशन हिस्ट्री के बारे में आपको डिटेल में यहाँ से बताना पड़ेगा। 6ठा नंबर, तो मेडिकेशन हिस्ट्री आपके सामने ये रही आपके यहाँ। मेडिकेशन हिस्ट्री मतलब समझते हो कि नहीं, मतलब कोई दवा है तो उसके पास्ट के बारे में हम पूरा डिटेल जानते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, मेडिकेशन हिस्ट्री बोलते हैं। यदि मान लेते कोई मेडिसिन खराब है तो उसको उसका जितना भी ब्यौरा आगे है तो उसे रख कर हम क्या कर देते हैं, वहाँ पर उसे
डिस्ट्रॉय कर देते हैं, फिर उसी में नया अबेंडेंट वगैरह नया चीज़ ऐड करके फिर नया ड्रग्स बनाते हैं। तो देखते हैं अच्छा इसका जो पहले वाला था इस डिजीज को मार रहा था, ये जो आ रहा था इस डिजीज को मार रहा, अच्छा उसमें ज़्यादा सूटेबल करें, ऐसे ऐसे तैसे भी सोचते हैं। ठीक, तो मेडिकेशन हिस्ट्री क्या होती है? पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री इंटरव्यू इवोल्यूएशन एंड इंटरव्यूइंग पेशेंट अबाउट देयर पास्ट, मतलब किसी भी ड्रग्स के पास्ट के बारे में जानना। करंट यूज ऑफ ड्रग्स इन ऑर्डर कलेक्ट एंड रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, कहने का मतलब जो भी हमारे पास पेशेंट मेडिकेशन हिस्ट्री होती है इंटरव्यू के जरिए देखा जाए, इवोल्यूएट की जाती है और इंटरवाइनिंग यानी इंटरव्यू की जाती है। ठीक है, इंटरवाइंग यानी व्यूइंग की जाती है, जिससे पेशेंट के बारे में हम क्या कर सकते हैं, उससे ड्रग्स के बारे में पूरा हिस्ट्री जान सके। करंट प्रेजेंट टाइम में किस दवा का यूज कर रहा है और पहले कौन सी दवा का यूज कर चुका है, सब पूरी हिस्ट्री लेते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, यानी जो भी ऑर्डर होता है कलेक्ट और रिकॉर्ड इन्फॉर्मेशन, पूरी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं और रिकॉर्ड करते हैं। ये हो जाएगा मेडिकेशन हिस्ट्री के बारे में। अब इनका गोल उद्देश्य क्या होता है? ठीक है, इनका मेन उद्देश्य क्या होता है? हेल्प द डॉक्यूमेंटेशन एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन इंक्लूड द एलर्जिक रिएक्शन, मतलब इनका जो मेन उद्देश्य रहता है कि इनकी हिस्ट्री यदि जान जाएंगे तो जो दवा इन्हें एलर्जी की तरह काम कर रही थी, साइड इफेक्ट ज़्यादा कर रही, तो उसे हम क्या कर सकते हैं, ट्रीट कर सकते हैं। टू हेल्प द डिटरमाइन द रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स प्रिस्क्रिप्शन, मतलब हमें हेल्प मिल जाती है कि अच्छा हमें ये ड्रग्स लिखेंगे तो इन्हें साइड इफेक्ट यानी एलर्जी पैदा करेगा, तो ये हमें लिखना नहीं है, ये दवा लिखना और इसके साथ ये दवा लिखना, तो ये ज़्यादा कॉम्बिनेशन तगड़ा काम करेगा, तब हमारा मेडिकल हिस्ट्री इसीलिए हम पता करते हैं। ठीक है, टू हेल्प द एग्जामिन द ड्रग्स इंटरेक्शन, मतलब हमें जान जाती है अच्छा ये ड्रग्स देंगे तो साइड इफेक्ट इन्हें हो जाएगा, कहते हैं दवा टकरा गई और दिक्कत बढ़ गई, शरीर में फूल गई, तो ये भी हमें पता चल जाएगा कि अच्छा ये दवा इनके साथ यदि देंगे तो इनके शरीर के अंदर एडवर्स इफेक्ट पैदा करेगी, खराब। टू हेल्प इन द इवेल्युएट द इंडिकेशन ऑफ ड्रग्स एब्यूज, मतलब हम क्या कर सकते हैं, ड्रग्स एब्यूज को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। अब प्रोसीजर कैसे करना है, देखो फार्मासिस्ट शुड बी इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ द पेशेंट, मतलब पेशेंट को सबसे पहले जाएगा फार्मासिस्ट, बोलेगा माय नाम ये है हम इतना चीज़ किए हैं, ये सारी चीज़ इन्फॉर्मेशन देगा। प्रोसीजर पहला, ही शुड गेट द डिटेल ऑफ ऑन डिजीज, मतलब डिजीज के बारे में पूरा डिटेल में जानेगा। प्रिस्क्राइब कौन सी ड्रग्स चाहे, प्रिस्क्राइब तथा नॉन प्रिस्क्राइब कुछ भी ड्रग्स उन्हें चल रही है, ट्रीटमेंट के जरिए रिकॉर्ड करेगा, ऑल इन्फॉर्मेशन पूछ पूछ के एकदम अच्छे से क्या करेगा, कॉपी पे लिख जाएगा। कभी आप डॉक्टर को देखेंगे अच्छे प्रोफेसर रहते हैं तो ये जो लिखा गया है ना, तो मारेंगे 5 या 10 मिनट में गूंज गांच के रख देंगे, पूरा भर ढालेंगे, आपसे बतियाते जाएंगे, कहेंगे आपके ये डिजीज है, ये डिजीज हुआ था कि नहीं, तो वो सब गूंजते चले जाएंगे सर, तो काम हो जाएगा एकदम से तगड़ा। ठीक है, ये करते हैं। सी शुड बी नोटिस द ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी, मतलब क्या कर देते हैं ये, यानी जो थेरेपी होती है उसको ड्यूरेशन के भी देखते हैं कि कितना दिन से आपको दवा चल रही है, आप सही क्यों नहीं हो रहे हैं। ठीक है, यानी ही शुड अंडरस्टैंड द पेशेंट बिहेवियर रिगार्डिंग द, ठीक है, टेकिंग ड्रग्स, मतलब उसे भी जान जाते हैं कि अच्छा बिहेवियर कैसे है कि इन्हें कैसे दवा का प्रयोग करते हैं। जैसे मान लेते होते हैं ना कि बहुत सारे पेशेंट सही से दवा को इंटेक नहीं करते हैं, टाइम टू टाइम इंटेक नहीं करते हैं, तो वो भी बिहेवियर को हम देखते हैं अपने प्रोसीजर के, मेडिकल हिस्ट्री के प्रोसीजर में। ठीक है, फिर यहाँ से तुम्हारे पास हो जाएगा ये, मतलब इतना ही है। ठीक है, मेडिकल हिस्ट्री गोल हो जाएगा और तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, प्रोसीजर दिखा देंगे, अपना काम हो जाने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते। ठीक, 7वां नंबर क्वेश्चन पूछ दिया, डिस्क्राइब द एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस, मतलब हॉस्पिटल में या किसी फार्मासिस्ट की दुकान पे कौन सा कंप्यूटर में कौन सा एप्लीकेशन यूज किया जाता है उसके बारे में डिटेल में दिखाना पड़ेगा यहाँ से। तो लिखा एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल फार्मेसी प्रैक्टिस। सबसे पहले क्या होता है, कंप्यूटर प्ले एंड द इम्पोर्टेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी प्रैक्टिस इन बेसिक फार्मेसी रिसर्च, मतलब क्या करेगा, कंप्यूटर एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है। ठीक है, बहुत ही ज़रूरी चीज़ होती है क्लिनिकल फार्मेसी में प्रैक्टिस और बेसिक फार्मेसी रिसर्च में ज़रूरी होती है। देखिए भाई, आप इंग्लिश नहीं जानते हैं और कंप्यूटर के बारे में नहीं जानते हैं, तो आने वाले आपकी जनरेशन में क्या हो जाएगी, आपके लिए बहुत दिक्कतें हो सकती हैं। कैसे आप कहेंगे, ठीक है, ये सर ये कैसे कहेंगे। ठीक है, अब देखिए कुछ समय के बाद आएंगे, देखिए सब ठेला पे देखेंगे तब वो क्या लेके बैठा भाई, ठीक है, वो QR कोड लेके बैठा है, इस पे QR करिए लेके जाइए सामान, है कि नहीं। मतलब केला बेचने वाला बैठा है, आम बेचने वाला बैठा है, तो अब बताइए कुछ समय इससे आएगा तो क्या करेंगे। ठीक, जो पान की दुकान है, ठीक है, शुद्ध प्लस कहेंगे, दूसरी शुद्ध प्लस दाओ, शुद्ध प्लस देखेंगे तो क्या करेगा, वो ऐसे खट 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 खट
दू शुद्ध प्लस बिल इतना थमा देगा आपको, ठीक है, मतलब अपनी स्टॉक में कम कर लेगा। ये सिस्टम आ जाएगा कंप्यूटर का। तो इसलिए कंप्यूटर भी आपको सीखना बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है। तो वो चीज़ लिखा द यूज ऑफ कंप्यूटर इन हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन एंड ड्रग्स रिसर्च, ठीक है, मेडिकेशन रिसर्च बिकम द नीड ऑफ द लार्ज हॉस्पिटल। मतलब ये देखा जाए तो कंप्यूटर वगैरह अब इस अपने यहाँ देखा जाए छोटे भी मेडिकल स्टोर पे नहीं प्रेजेंट, हॉस्पिटल पे भी नहीं प्रेजेंट है। जो बहुत बड़ा वो तुम्हारे पास है फार्मासिस्ट की दुकान है, वो रखे हुए अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। और ये बहुत बड़े अच्छे से हॉस्पिटल है, वो भी अपने स्टॉक को मेंटेन करने के लिए कंप्यूटराइज कर रखे हैं। एक भी टिकिया यदि गायब हो जाएगी तो सैलरी से काट लेते हैं। हम कंझौला में जब रहते थे, ठीक है, कंझौला में जब रहते थे तो वहाँ पर कुछ भी यदि दुकान में बिका तो पूरा ब्यौरा इन्हें कंप्यूटर के जरिए माइनस करना पड़ता था, ठीक है। और मान लेते हैं शाम तक कोई भी ब्यौरा में कोई भी दिक्कत होती थी और तभी आपसे सैलरी से कट जाएगी। और जब महीने में उस पूरा जब सैलरी देनी रहती तो पूरा स्टॉक मेंटेन करवाना पड़ता था। उसमें 100 रुपये की गड़बड़ी तो 100 रुपये आपके जितने लोग रहते सबके में से डिवाइड करके सैलरी से काट ली जाती थी। तुम सोचो कंप्यूटर इतना सिक्योर है। यूज ऑफ कंप्यूटर सिस्टम एम टू रिड्यूस द पेपर वर्क को कम करने के लिए, ठीक है, ये नहीं पढ़े भाई। फार्मासिस्ट यूटिलाइज द इंटरनेट गेदर इन्फॉर्मेशन, मतलब फार्मासिस्ट क्या होते हैं, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए किसके बारे में, डिजीज के बारे में, ठीक है। थेरापेटिक यानी पेशेंट, मतलब कैसे एक पेशेंट को ट्रीट कैसे करना, उसका थेरापेटिक वैल्यू को भी करने के लिए हम पेशेंट का कंप्यूटर का यूज करते हैं। इस समय देखा कंप्यूटर एम टू रिड्यूस द पेपर वर्क को कम करेगा, ठीक है, और मैनुअल रिकॉर्ड को भी कम करेगा। एक ही क्लिक पे, जैसे मान लो कोई है रामदास, क्या साल का बा हो, अच्छा दूसरे साल में तू उधार के लिए 500 हो, रामदास भान से आगे लेना डेट के लेगा ये दवा लेगा सब कंप्यूटर में लाग दे दे बस आने से। तो यही लिए बोले जला पेपर वर्क कम हुई, ठीक है, और क्या होगा मैनुअल रिकॉर्ड भी कम हुई। तो ये सब भी देखा जाता है। सम, ठीक है, लिखा है सब कॉमन वेव इन विच द कंप्यूटर आर यूज टू फार्मेसी प्रैक्टिस, जैसे तो मेडिकेशन एरर आपकी कम से कम होगी, ठीक है। क्लिनिकल डिसीजन आपका सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर लिखा हुआ पढ़ते चले जाइए मेरे भाई, ठीक है, ठीक। फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक मेडिकेशन रिकॉर्ड आपके पास प्राप्त होगी किसी भी पेशेंट का, ठीक, किसी भी ड्रग्स की इन्फॉर्मेशन लेनी है, ठीक, किसी की मेडिकल हिस्ट्री लेनी है, ठीक है, ये हो जाएगा। अभी किसी देखेंगे आभा कार्ड बन रहा है, आभा कार्ड मतलब उस पेशेंट की कौन सी दवा चल रही है, उसका मेडिकल हिस्ट्री क्या, ये सब कुछ वहाँ पर रखा दिया जाएगा। बारकोड टेक्नोलॉजी मतलब कोई चीज़ आप खरीदने जाएंगे, ऐसे मान लेते हैं ये आपके पास डेक्स्टर है, ठीक है, ये मान लेते हैं डेक्स्टर है, ठीक है, ये डेक्स्टर है, ठीक है, डेक्स्टर है। अब इसे यहाँ पर स्कैन दे दिया जाएगा, 50 रुपया भैया लावा, ठीक है। तो इससे हो जाएगा सिस्टम, कुछ दिन में बारकोड मेथड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। ड्रग्स इन्फॉर्मेशन डाटाबेस कंप्यूटर में रखा जाएगा, जब चाहिए हमें तुरंत क्लिक करेंगे सन्ना से हमारे हाथ में हो जाएगी। तो ये सब यहाँ से क्या कर देना, थोड़ा थोड़ा हेडिंग डाल के आपको क्या कर देना, डिफाइन कर देना, अपना काम हो जाने वाला। 8वें नंबर पर चल देते, ठीक है। 8वां नंबर का दिया तुम्हारे पास एक्सप्लेन वेरियस एंड स्टडीज टू मिनिमाइज ईरर, मतलब क्या करना पड़ेगा हमें किसी भी मेडिकेशन के जो ईरर हो रहा है उसके वेरियस स्टडीज हमें अपनाना है, जिससे हम क्या करते हैं ईरर कम से कम हो, इसके बारे में हमें डिटेल में बताना है। तो सामने आपके क्या होगा, मेडिकेशनल ईरर। अब मेडिकेशनल ईरर क्या होता, मतलब मेडिकेशनल ईरर क्या होती है, ऐसे मोबाइल में त्रुटियाँ नहीं होती है, कभी कभी वायरस घुस जाता है, ठीक, तो उसी में क्या होती है दवाओं में कभी कभी त्रुटियाँ हो जाती हैं, तो उसी को मेडिकेशनल ईरर। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है ए मेडिकेशनल error is any preventable event that may be cause or lead to inappropriate medication use of patient harmful while the medicational in the control, ठीक है, in the control of health care professional patient and consumer। कहने का मतलब क्या कर रखा है, यानी मेडिकेशनल ईरर क्या कर देता है, एनी प्रिंट यानी प्रिवेंटेबल, मतलब कोई ऐसा चीज़ है जिससे हम क्या कर सकते हैं डिजीज को प्रिवेंट कर सकें, ठीक है। मे कॉजेज लीड अप्रोप्रिएट मेडिकेशनल यूज, मतलब वो बंदा मान लेते कोई मेडिसिनल यूज कर रहा है, ठीक है, जब क्या कर देते हैं हार्म, जब भी उसके पेशेंट को नुकसान हो, मेडिकेशन हम क्या करेंगे कंट्रोल करेंगे उसके हेल्थ पे, ठीक है, प्रोफेशनल करेंगे पेशेंट और एक कंज्यूमर को रहा है तो उसी को हम क्या बोला जाता है मेडिकेशनल ईरर, सिंपल सा बोला जाता है। कहने का मतलब क्या होता है, कोई मान लेते कोई पेशेंट है उसे डिजीज हो रखी है, ठीक है, डिजीज हो रखी है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, उसे ड्रग्स के द्वारा कम से कम थेरेपी दे के हम उसे क्या करेंगे इनकॉपरेट करेंगे और इन्हें क्या करेंगे ट्रीट करेंगे, ठीक। सच इवेंट में भी रिलेटेड टू प्रोफेशनल प्रैक्टिस होना चाहिए, हेल्थ केयर प्रोडक्ट
प्रोसीजर करना हमें पर प्रिस्क्राइब होनी चाहिए और ओवर कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, ऑर्डर कम्युनिकेशन यानी प्रोडक्ट लेबलिंग होनी चाहिए, पैकेजिंग होनी चाहिए, और तुम्हारे पास क्या होने नेमिकल्चर, कंपाउंडिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, एडमिनिस्ट्रेशन यानी एजुकेशन, मॉनिटरिंग एंड यूज करेंगे। इतना करने के बाद आपका मेडिकेशनल एरर कम होगा। कहने का मतलब क्या कह रखा है, देखिए आप यदि अच्छे से प्रिस्क्राइब ड्रग्स लेंगे तो हम मेडिकेशनल एरर को कम कर सकते हैं, ठीक है। अब अच्छे से ऑर्डर कम्युनिकेशन करेंगे पेशेंट फिजिशियन के द्वारा और पेशेंट फार्मासिस्ट के द्वारा कम्युनिकेट करेगा, तभी हम मेडिकेशनल एरर को कम कर सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट लेबलिंग, इससे भी यानी मेडिकल एरर कम हो सकता है, ठीक है। पैकेजिंग यदि अच्छे से रहे तब भी कम हो सकता है। नोमिनिकल्चर, उसका प्रॉपर नाम वगैरह है तब भी हो सकता है। कंपाउंडिंग भी सही से हुआ तब भी हम कम कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सही से हुआ तब भी हम कम कर सकते हैं। जैसे मान लेते हैं, देखिए ये आपके एक मैन्युफैक्चर फैक्ट्री है, तो ये क्या करेगी, ले जा के क्या मेडिसिन को देगी। उसके बीच में कोई ऐसा लैब टेस्टिंग के दौरान, ठीक है, पास हो जाए और बीच में कोई ऐसी त्रुटियां न आए तो उसी को मेडिकेशनल एरर बोलते हैं। अब ये किससे हो सकता है, टाइप ऑफ मेडिकेशनल एरर। मेडिकेशनल एरर देखा जाए तो तुम्हारे पास क्या हो सकती है, कोई ड्रग्स है, ठीक है। अब डायग्नोस एरर मतलब मेडिकेशनल एरर मतलब ड्रग्स है उसमें कोई एरर होगा। डायग्नोस्ड एरर मतलब क्या कर देते हैं, हमारे कोई ड्रग्स है लैब में जाके फेल हो जाएगी तब भी दिक्कत हो सकती है। सर्जिकल एरर हो सकता है, ठीक है, और सिस्टमेटिक फेलियर हो सकता है, इन्फेक्शन एरर हो सकता है, ठीक है। अब एक कंडीशन पे डिपेंड करता है। कॉज ऑफ मेडिकेशन एरर, कैसे कॉज होता है, ठीक है। एक्सपायरी प्रोडक्ट रहेगा तब भी एरर हो सकती है। इनकरेक्ट ड्यूरेशन दे दिया जाए, मतलब आप बोल दिया जाए सुबह शाम खाइएगा तो आप क्या कर रहे हैं, अच्छा मूड बना रहे दोपहर के अलावा खा लेता ठीक हो, सुतला राती होती में, अरे मर्दे भुला गई हो, सपना देखला 1 बजे राती के, अरे दवाइया नहीं खा लियो के अलावा खा ली हो, ठीक तो ऐसे काम नहीं करेगा। फिर सुबह उठ सुत खा लेला, ठीक तो ऐसे काम नहीं करेगा। तो इनकरेक्ट ड्यूरेशन खाएंगे तब भी नहीं काम करेगा। इनकरेक्ट प्रिपरेशन रहेगा तब भी काम नहीं करेगा दवा आपका, ठीक है। तब ये सब करेंगे तो मेडिकेशनल एरर बनते जाएगा जिससे दवा नहीं काम करेगी। इनकरेक्ट टाइम सही से नहीं खाएंगे तो, इनकरेक्ट डोज खाएंगे तो यानी क्या होगा, नॉन एलर्जन को जान रहे हैं तब भी खा रहे हैं तब भी, इनकरेक्ट रेट पे खा रहे हैं तब भी। ये सब तुम्हारे पास क्या होगा, इतनी चीज़ें हैं जिससे क्या कर सकते हैं, मेडिकेशनल एरर करते हैं। ये सब मेडिकेशनल एरर करते हैं तो हमें मिनिमाइज करना है, तो यहाँ से क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे हम मिनिमाइज कर सकते हैं, ठीक है, मेडिकेशनल एरर को। 1 प्रिस्क्राइब तुम्हारे पर राइटन फॉर ईच मेडिकेशन, मतलब एक पेज पे एक ही पेशेंट का पूरा प्रिस्क्राइब यानी प्रिस्क्रिप्शन मेथड होना चाहिए कि नहीं आधा थोड़ा थोड़ा फाड़ के सबको दे दिया जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगले दिन वही लेकर आएगा, ठीक है। मान लेते जो मान्य डिपेंड करता कितने की, कि हॉस्पिटल में 1 महीना 1.5 महीना 15 दिन तक मान्य होता, वही चीज़ें मैटर बोलता। बीटा सिंगिंग द प्रिस्क्रिप्शन यानी प्रिस्क्रिप्शन, द नेम शुड ऑलवेज बी सर्कल ऑन द प्री प्रिंटेड प्रिस्क्राइब पैड होना चाहिए। कहने का मतलब क्या होता है, ये साइन उस पर होना चाहिए, प्रिस्क्राइब ड्रग्स है उसका प्रॉपर नाम होना चाहिए। ऑलवेज सर्कल होना चाहिए, जो कि मान लीजिए जो प्रिस्क्राइब किया गया ऐसे सर्कल कर दिए, या प्री प्रिंटेड होना चाहिए। डोज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द मेडिकेशन शुड बी चेक इन केस ऑफ एनी डाउट, मतलब क्या करना है, डे यानी कि आपको डोज कुछ क्या करना है, चेक करना है, ठीक है। मतलब आपको लगे कि अच्छा भाई ये तो डोज खराब बन रहा है यार, ठीक है, तो उसे प्रॉपर चेकअप करना की ज़रूरत होती है, ठीक है। पेशेंट एज को देखना, उसके वेट को देखना, मॉनिटर करना हर एक प्रिस्क्रिप्शन के दौरान कि नहीं आप ड्रग्स ले लिए, ठीक है, तो अगले दिन पर्ची उर्ची दिखा के, अरे पर्ची दिखा के ले लिया हो ढम नहीं जाओ, ठीक है, तब 6 महीना दवा खा रहे हैं नहीं, ठीक है। हर एक प्रिस्क्रिप्शन जाइए डॉक्टर को दिखाइए, डॉक्टर आपको क्या करेगा, एज तो देखबा किया, वेट प्रॉपर देखेगा, सिम्टम साइन एंड सिम्टम देखेगा, उसी तरह से ड्रग्स को चलाएगा, उससे भी कम कर सकता है। पेशेंट लीवर और रीनल फंक्शन को भी देखना, प्रॉपर चेकअप कराना, तब जाकर मेडिसिन को चलाना है, ठीक है। क्योंकि लीवर क्या करेगी, ड्रग्स का मेटाबॉलिज्म करती है, तो उसे भी मैनेज करने पड़ेगा। किडनी के फंक्शन टेस्ट यदि करा लेंगे तभी ड्रग्स हमारा अच्छे से काम करेगा, तो ये सब कम करने का काम है। ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी शुड बी मेंटेन द, ठीक है, यूजिंग द XXX नंबर ऑफ पिल का प्रयोग करेंगे, ठीक है। PIL पिल मतलब क्या होता है, पेशेंट इंसर्ट पैकेज लीफलेट होता है, इसके बारे में बता देना है, ठीक है। एक्चुअल में इसे पिल होना चाहिए फुल नेम में, ठीक है, इसका प्रयोग करना पड़ेगा। कंडीशन फॉर यानी विच द पेशेंट, ठीक है, बेइंग टू शुड बी मेंटेन इन द प्रिस्क्रिप्शन, मतलब क्या कर देना, प्रिस्क्रिप्शन को मेंटेन रखते हुए क्या करना पड़ेगा, पेशेंट को रखना पड़ेगा, जब जरूरत पड़े तो उसी को अनुसार लेके आना, दवा लेकर चली जानी। तो ये सब हम करके हम मिनिमाइज कर सकते हैं मेडिकेशनल एरर को। 9वें नंबर पे आ जाते,
ठीक है। 9वां नंबर क्वेश्चन पूछ दिया है, एक्सप्लेन वेरियस इन्वेंट्री कंट्रोल, गिव द इम्पोर्टेंट टेक्निक ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल के बारे में बताना पड़ेगा। तो आपके सामने इन्वेंट्री कंट्रोल या इन्वेंट्री मैनेजमेंट बात एक ही है। इसमें क्या होता है, द प्रोसीजर ऑफ हैंडलिंग इन्वेंट्री ऑफ मेडिसिन ड्रग्स सो एज टू फुलफिल डिमांड द कस्टमर टू कंपेरेटिवली लोअर प्राइस इन लेस विद द अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कॉल इन्वेंट्री कंट्रोल। कहने का मतलब क्या कह रखा है, जैसे अपने स्टॉक को तो मेंटेन करेंगे अकॉर्डिंग टू कस्टमर, मतलब जो ड्रग्स ज़्यादा से ज़्यादा यूज हो रहे हैं उसे लाके आप स्टॉकेज करेंगे, ठीक है। जो उससे कम हो रहे हैं तो उससे कम खरीद के लाएंगे, ठीक है। कुछ ऐसी ड्रग्स होती है जो अपने रेंज को मेंटेन करने के लिए आपको स्टॉक करना पड़ेगा, उसी को हम इन्वेंट्री कंट्रोल करते हैं, ठीक है। मतलब पेशेंट के द्वारा क्या कर देते हैं, अपने कम पैसे में इन्वेस्ट करके, लेस अमाउंट में इन्वेस्टमेंट करना, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर देना है, आपको ड्रग्स लेकर आनी है, डिमांड टू कस्टमर के, 1 लाख भर देंगे तो ठीक चलता रहेगा। इन्वेंट्री में क्या होती है, स्टॉक ऑफ गुड होना चाहिए। नीड ऑफ इन्वेंट्री, नीड फॉर इन्वेंट्री कंट्रोल, क्यों जरूरत पड़ गई, ठीक है। इन्वेंट्री कंट्रोल यानी इवॉल्व करती है, ठीक है, रिगार्डिंग, ठीक है, रेगुलेट द इन्वेंट्री सच एज फ्लो ऑफ मटेरियल का क्या होगा, फ्लो होता रहते रह चाहिए, ठीक है। जैसे आपका स्टॉक मेंटेन रहेगा तो सब लोग आके आपके दुकान पे आएंगे खरीदने आराम से दवा को। मैन्युफैक्चर डिपार्टमेंट होना चाहिए, इज तुम्हारे पास इंटररप्चर होना चाहिए, ठीक है। लार्ज इन्वेंट्री होना चाहिए आपके पास, स्टॉकेज तगड़ा होना चाहिए, जितना ज़्यादा स्टॉकेज रहेगा आपका उतना ही फायदा रहेगा, मगर कंट्रोल भी चाहिए भाई। रेंज एंड यानी कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब जैसे आपके दुकान पे जैसी रिक्वायरमेंट हो जिस तरह की, उसी तरह से रेंज को अरेंज करेंगे। हाई डायलेक्ट यानी कॉस्ट ऑफ मेडिसिन एंड मैन, मतलब क्या करेंगे, जो तगड़ी दवा रहेगी, कॉस्टली रहेगी, उसे हम क्या करेंगे, नहीं लेकर आएंगे। ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री कंट्रोल यहाँ से देख सकते हैं, ठीक। इसका मेथड पूछा था तो हम मेथड के बारे में आपको बताते हैं, ठीक है। यहाँ से आप क्या उद्देश्य है इन्वेंट्री कंट्रोल का, इसके बारे में बता देना। उद्देश्य क्या होता है, ठीक है, आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है, सप्लाई ऑफ मेडिसिन तुम्हारे पास कस्टमर के लिए गुड होने चाहिए। मिनिमाइज चांस ऑफ द स्टोरेज, ठीक है, शॉर्टेज ऑफ ड्रग्स स्टोरेज, मतलब कम से कम चांस रहे कि कोई आपका कस्टमर घूम के जाए, ठीक है। तो ये सब होना चाहिए, ठीक है। यहाँ से मेथड हमसे पूछा था तो हम क्या कर देते, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड में कई आते हैं, वीडी एनालिसिस आते हैं, एबीसी एनालिसिस आते हैं, मिनिमम तथा मैक्सिमम आते हैं, बार कोडिंग तथा स्कैनिंग मेथड आते हैं, ऑटोमेटिक यानी इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम आते हैं। तो ये सब के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल कर सकते हैं। तो यानी VED एनालिसिस क्या होता है, V से वाइटल, E से एसेंशियल, D से क्या होता है, डिजायरेबल होता है, V से क्या होता है, ऐसी दवा जो आपकी दुकान में बहुत ही जरूरी होती है, उसे वाइटल बोला जाता है, जरूरी है, ठीक है। ड्रग्स डज नॉट, ठीक है, देखो लिखा है वाइटल ड्रग्स नीड टू प्रेजेंट ऑल टाइम इन हॉस्पिटल, मतलब इनकी जरूरत आपके हॉस्पिटल में हमेशा होनी चाहिए। जैसे पैरासीटामॉल हो गया, खांसी की दवा हो गया, बुखार का दवा हो गया, गैस की दवा हो गया, तो ये होनी चाहिए। इसेंशियल, तुम्हारे पास इसेंशियल कैटेगरी में वो दवा आती हैं जो कंपेरेटिवली इससे क्या होती हैं, लेस क्रूशियल होती है, ठीक है। इसमें ड्रग्स केप्ट टू हॉस्पिटल अंदर द ग्रुप के अंतर्गत रखा जाता है, सेट IV हो गया, IV फ्लूइड हो गया, ये सब रखा जाता है, ठीक। डिजायरेबल ड्रग्स, उस ड्रग्स को रखा जाता है जो क्रूशियल होती हैं और हार्मफुल होती हैं जीवन के लिए, जैसे क्या होगा, नींद की दवा, BP की दवा, जो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आप दे नहीं सकते मगर आपको रखना पड़ेगा। तो एक मेथड ये हो गया, ठीक है। और दूसरा मेथड यहाँ से ABC एनालिसिस हो गया, यहाँ से आप देख सकते हैं इसके बारे में। ABC यहाँ पर तुम्हारे पास A से तुम्हारे पास फ्यू आइटम विच आर वेरी कॉस्टली, मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत महंगे होते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते हैं क्या होता है, मॉडरेट कॉस्टली के, न तो ज़्यादा महंगा न तो ज़्यादा सस्ता होते हैं। C में तुम्हारे पास क्या होते हैं, लास्ट ऑफ आइटम जो लेस कॉस्टली, मतलब बहुत कम पैसे में उपलब्ध हो जाते हैं, तो उसे इवन ABC एनालिसिस बोला जाता है, ठीक है। मिनिमम तथा मैक्सिमम सिस्टम होना चाहिए यहाँ से, ठीक है। बार कोडिंग स्कैनिंग मेथड होना चाहिए, ठीक है। और क्या होगा, ऑटोमेटिक इन्वेंट्री मेथड होना चाहिए। तो इतना मेथड रहेगा जिसे हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री कंट्रोल मेथड बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते हैं भाई, ठीक। नेक्स्ट इन फाइनल क्वेश्चन पूछ दिया लॉन्ग आंसर का, ठीक है। डिस्क्राइब फार्माकोविजिलेंस इन देयर स्कोप, के एम और स्कोप के बारे में बताना पड़ेगा। तो आपके सामने ये रखा फार्माकोविजिलेंस, फार्माको मतलब ड्रग्स, विजिलेंस मतलब देख रख रखाव, सतर्कता होती है, मतलब किसी ड्रग्स के प्रति आपके सतर्कता का क्या होती है, ठीक है, मतलब कैसे आप उसे देख रेख कर सकते हैं, उसी को फार्माकोविजिलेंस बोला जाता है। तो इसमें क्या होता है,
फार्मको विजिलेंस मेड अप ऑफ द टू वर्ड, फार्मकॉन मतलब ड्रग्स या मेडिकल सब्सटेंस होता है, विजिलेंस मतलब टू कीप वॉच, मतलब ड्रग्स का कैसे आप रख रखवाव करते हैं उसी को फार्मको विजिलेंस बोला जाता है। अब अकॉर्डिंग टू WHO देखा जाए तो तुम्हारे पास फार्मको विजिलेंस इज डिफाइंड एज द साइंस एंड एक्टिविटी रिलेटेड टू द डिटेक्शन, assessment, understanding, prevention of adverse effect of any other drugs related problem, उसी को क्या बोलते हैं हम फार्माको विजिलेंस बोलते हैं। फार्माको विजिलेंस दोबारा सुनिए क्या होती है, ठीक है, किसी यानी ऐसी साइंस तथा ऐसी एक्टिविटी होती है कि कोई ड्रग्स किसी से कितना डिटेक्शन यानी डिटेक्शन कर रहा है, असेसमेंट कैसे कर रहा है, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका प्रिवेंशन, एडवर्स इफेक्ट उसके बारे में, मतलब कोई ड्रग्स किसी दूसरे ड्रग्स के साथ क्या कर रही है, कितना आप इंटरेक्ट कर रही है, उसका साइड इफेक्ट क्या कर पा रही है, ठीक है, उसी को देख रेख रखवाव को हम क्या बोलते हैं फार्माको विजिलेंस बोलते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, टू मेक द ट्रीट ऑफ द पेशेंट इफेक्टिवली, मतलब इसका मतलब क्या होता है जो भी पेशेंट इस ड्रग्स को खाए उसकी रख रखाव में ज़्यादा क्या इफेक्टिव हो। टू इम्प्रूव द पेशेंट केयर एंड सेफ्टी रिलेटेड यूज ऑफ मेडिसिन, मतलब क्या कर देती, इंप्रूव करती पेशेंट को केयर को और सेफ्टी रिलेटेड भी मैनेज रखती यूज ऑफ मेडिसिन के बारे में। यूज ऑफ मेडिसिन यानी ऑल मेडिकल तथा पैरामेडिकल इन्वेंशन यानी इंटरवेंशन सच एज अल्ट्रासाउंड यानी CBC, ECG, ये सब क्या कर देते हैं इसी के रख रखवाव में अपना काम करते हैं। जैसे अब देखिए अल्ट्रासाउंड करवाने जाएंगे तो वैसे भी स्कैन कर सकता है, मगर आपके देखते हुए क्या कर देता है, इस केमिकल का प्रयोग करता है जिससे आपको ट्रीट किया जा सकता है। पेट पे लगा के तब एक्सरे करता है या अल्ट्रासाउंड करता है, एक्सरे करता है, ठीक है, तो वो सब चीज़ें हमको मतलब किसी भी तरह से ड्रग्स यानी ड्रग्स का रख रखवाव करना है। नेक्स्ट में लिखा तुम्हारे पास टू इम्प्रूव द पब्लिक हेल्थ के इम्प्रूव करने के लिए, ठीक, सेफ्टी रिलेटेड टू यूज ऑफ मेडिसिन। अब यूज ऑफ मेडिसिन क्योंकि हमें सबसे पहले ड्रग्स का रख रखवाव ही करना है, वो सेफ्टी भी देखनी पड़ेगी, ठीक है। टू अर्ली डिटेक्शन एडवर्स ड्रग्स इफेक्ट के बारे में यहाँ से बताना पड़ेगा, ठीक है। फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क यानी फैक्टर, मतलब रिस्क फैक्टर को हमें आइडेंटिफाई करेंगे यदि हमें पता चलेगा फार्माको विजिलेंस के बारे में तो, ठीक, तो ये एम हो गया, ठीक है। अब हम स्कोप के बारे में आ जाते हैं, ठीक है, स्कोप आपके सामने ये रहा, ठीक है। यदि फार्माको विजिलेंस के बारे में पता तो पेशेंट मॉनिटरिंग कर सकते हैं, क्योंकि ड्रग्स के बारे में पता कि अच्छा ये ड्रग्स इसमें काम आएगी तो कैसे हम इसे बचा सकते हैं, तो आप पेशेंट मॉनिटरिंग कर सकते हैं। इम्यूनाइजेशन भी आप कर सकते हैं, ठीक है। इम्यूनाइजेशन कैसे करेंगे, इम्यून सिस्टम जो वैक्सीन वगैरह आती है उस पेशेंट के दिखवाव के रखाव के लिए होती है कि नहीं, इम्यूनाइजेशन भी कर सकते हैं। हर्बल मेडिसिन भी आप क्या कर सकते हैं, उन्हें प्रोवाइड करा सकते हैं। डिजीज कंट्रोल पब्लिक हेल्थ प्रोग्राम भी चला सकते हैं कि प्रोग्राम गांव-गांव जाके, ठीक है, गांव-गांव जाके लोगों को जागरूक करेंगे, उनके बारे में उन्हें डिटेल में बताएंगे, ये भी कर सकते हैं। एकेडमी भी कर सकते हैं। बुक यानी क्या होता है, लिखा है तुम्हारे पास, ये एक्चुअली ब्लड बैंक होना चाहिए। ब्लड बैंक जैसे ट्रांसफ्यूजन कैसे करना है, ठीक है, उसमें कौन सा, ठीक है, एंटीकोगुलेंट मिलाना है, कैसे करना है, तो ये सब भी वहाँ मेंटेन कराया जाता है। डर्माटोलॉजी मतलब आपको पता चल जाएगा स्किन की डर्माटोलॉजी, स्किन के बारे में, तो इससे हम क्या कर सकते हैं, ड्रग्स का रख रखवाव कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा इसके स्कोप के बारे में। आप सिंपली यहाँ फार्माको विजिलेंस का स्कोप डालिएगा, ये ट्री मॉडल बना दीजिएगा, ऐसे आपको काम खत्म। यदि टाइम है तो इन्हीं को थोड़ा एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा, ठीक है। ओवरव्यू ऑफ फार्माको विजिलेंस नीचे दे रखा है यहाँ से, ठीक है। इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर को पूरा डिटेल में कवर किया। और एक क्वेश्चन ये जो है तो तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, एक नंबर में MCQ फिल इन दी ब्लैंक वगैरह में जो पार्ट C में पूछा जाता है आपके क्वेश्चन में, उसे कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। शॉर्ट पे हम चलते हैं भाई, ठीक है। अब यहाँ से आपका हो जाएगा 3 नंबर का क्वेश्चन, शॉर्ट आंसर यानी 3 नंबर का आएगा। पहले क्या दे रखा है, डिफाइन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग्स ICCU में, ICU में, NICU में, ठीक है। तो इसका फुल नेम भी आप प्लीज़ याद रखिएगा, मतलब ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन इन वार्ड में कैसे किया जाएगा उसी को यहाँ से डिफाइन करना है, ठीक है। तो लिखा है देयर आर द स्पेशल हॉस्पिटल यूनिट होती, मतलब ICU, NICU, ICCU, ये देखा जाए तो हॉस्पिटल की एक स्पेशल यूनिट होती है। रिवर्स फॉर द पेशेंट विथ लाइफ थ्रेटिंग अलाइनमेंट, ठीक है, अलाइनमेंट होती है। हु रिक्वायर द क्लोज मॉनिटरिंग एंड एक्सटेंसिव ट्रीटमेंट होती है। कहने का मतलब क्या होती है, ये हॉस्पिटल की एक स्पेशल यूनिट होती है। उन पेशेंटों का रखा जाता है जिसकी ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगी, लाइफ दिक्कत होती है, मतलब जीवन के बारे में ज़्यादा दिक्कत होती है, ठीक है।
यानी उन्हें ज़्यादा ज़्यादा क्या होती है, रिक्वायरमेंट होती मॉनिटरिंग की, उन्हें रखा जाता है। तो इसमें सबसे पहले तुम्हारे पास आ जाता है आईसीयू में ड्रग्स का कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। जैसे सुने होंगे ना आपके घर में कहते हैं यार वो बहुत सीरियस है, आईसीयू में भर्ती कर दिए गए हैं, ठीक है। तो आईसीयू मतलब क्या होता है, यानी क्या होता है, इंटेंसिव केयर यूनिट होती है। इसमें क्या कर दी जाती है, आल्सो रिफर टू द इंटेंसिव थेरेपी यूनिट दी जाती है। और इंटेंसिव ट्रीटमेंट यूनिट जिसे कब बोला जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, सीसी यूनिट बोलते हैं, यानी क्रिटिकल केयर यूनिट बोलते हैं। इसमें उन्हीं पेशेंटों को रखा जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा क्रिटिकल रहते हैं। इसमें क्या होता है, आईसीयू स्पेशल डिवीजन होता है, जो यानी क्या होती है, यानी क्रिटिकली देखा जाए इल पेशेंट, मतलब जो बहुत ज़्यादा यानी क्रिटिकल होते हैं उन्हें रखा जाता है पेशेंट को, हु रिक्वायर, ठीक है, इंटेंसिव केयर तथा कॉन्स्टेंट मॉनिटर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। मतलब उन्हीं को रखा जाता है, जो केस ज़्यादा क्रिटिकल होता है उन्हीं को रखा जाता है, क्योंकि प्रॉपर डॉक्टर, नर्सेज, फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है वहाँ पर, ठीक है। आईसीयू में तुम्हारे पास आईसीसीयू इंटेंसिव यानी कोरोनरी केयर यूनिट होती है। इसमें क्या कर देते हैं, उन पेशेंटों का रखा जाता है जिन्हें ज़्यादा ज़्यादा हार्ट की प्रॉब्लम हो, लंग्स की प्रॉब्लम हो, उन्हें रखा जाता है, ठीक है। एक आल्सो कॉल्ड इंटेंसिव कार्डियक केयर यूनिट, मतलब उनको रखा जाता है जिन्हें कार्डियक की प्रॉब्लम तेजी से होती है, ठीक है। आईसीसीयू इज ए फैसिलिटी, ठीक है, दैट स्पेशलाइज इन प्रोवाइडिंग यानी क्या इंटेंसिव केयर प्रोवाइड होती है फिर फॉर पेशेंट विद द हार्ट कंडीशन, मतलब किसी पर्सन को हार्ट में कोई प्रॉब्लम है, कोरोनरी आर्टरीज में प्रॉब्लम है, तो उन्हें यहाँ पर रखा जाएगा, आईसीसीयू केयर में रखा जाएगा। इसमें क्या होती है, लाइक कोरोनरी आर्टरीज यानी हार्ट में कोई प्रॉब्लम है तो रखा जाता है। कार्डियक यानी डिसरिदमिक होता है तब रखा जाता है, हार्ट अटैक किसी को आता है तब आता है, हार्ट डिजीज होती तब इन्हें रखा जाता है। एनआईसीयू में तुम्हारे पास क्या आ जाता है, एनआईसीयू में तुम्हारे पास न्यू नेटल न्यू बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट होती है, ठीक है। मतलब उनको रखा जाता है, अभी जो न्यू बच्चे हुए, नहीं कहते हैं न्यू अभी नया बच्चा हुआ है, सही से सर्वाइव नहीं कर पाते, एनआईसीयू में भर्ती कर दिए गए, तो ही एनआईसीयू होता है। इसमें आल्सो कॉल्ड इंटेंसिव केयर नर्सिंग होती है, मतलब इसमें से स्पेशल होती है जिससे हम क्या कर देते हैं, उस बच्चे की पूरी अच्छी तरीके से केयर करते हैं। एनआईसीयू क्या होता है, इज एन, ठीक है, इंटेंसिव केयर यूनिट दैट इज ए यानी का डेडिकेटेड टू द केयर, ठीक, ऑफ सिक तथा प्री नेटल न्यू बर्न बेबी को रखा जाता है। अब इमरजेंसी वार्ड नहीं पूछा तो आप यहाँ से प्लीज़ आप थोड़ा सा देख लीजिए, ठीक है, क्योंकि 3 वार्ड का वहाँ नाम लिया था तो यहाँ से इमरजेंसी वार्ड भी हमने दिखा दिया। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ रुक करते भाई, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन हमसे कह दिया शार्ट नोट ऑन एक्सपायरी ड्रग्स रिमूवल, हैंडलिंग तथा डिस्पोजल, मतलब कोई दवा यदि एक्सपायरी हो जाती है, एक्सपायर हो जाती है तो उसे कैसे अपनी दुकान से रिमूव करना, उसे कैसे हैंडलिंग करना, उसे कैसे डिस्पोजल करना, ये हमें पूरा डिटेल में यहाँ बताना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ से एक्सपायरी ड्रग्स रिमूवल, हैंडलिंग तथा तुम्हारे पास क्या होगा, डिस्पोजल दे रखा। इसमें क्या होता है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डेट आर नॉट फिट फॉर द यूज, मतलब ऐसे कोई फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जो यूज करने के लिए सही से फिट नहीं है, शुड बी कंसीडर एज ए फार्मास्यूटिकल, ठीक है, वेस्ट इंक्लूड, मतलब इसे क्या बोला जाता है, फार्मास्यूटिकल वेस्ट बोला जाता है, यानी खराब हो चुका, यानी जिसे हम कूड़ा बोलते हैं, ठीक है। आज एक्सपायरी फार्मास्यूटिकल इसमें इंक्लूड होते हैं। इसमें तुम्हारे पास अनसील एक्सपायरी, मतलब क्या कोई ऐसी ड्रग्स हो जो अनसील हो गए हैं, जैसे कि आपके, ठीक है, ऐसे कोई डोजेज फॉर्म है जैसे पेरेंटल डोजेज फॉर्म, वो लीक हो चुके, उसे रखा जाता है, ठीक। सिरप हो गया, ड्रॉप हो गया, क्रीम हो गया, एंटमेन, अब ये यदि मान लेते हैं सील खत्म हो गई तो कोई थोड़ी नहीं लेगा, तो ये सबको हम क्या कर देते हैं, इसमें रखते हैं। कोल्ड चेन डैमेज हो जाता तो उसे रख देते, इंसुलिन, हार्मोन, ये सभी रखा जाता है, मगर अपने यहाँ ये सब यूपी में देखा जाए तो नहीं किया जा सकता। देखिए इंसुलिन तथा हार्मोन की एक प्रॉपर्टी होती तो आइस पैक में ही लाया जाता है और उसे तुरंत किस में डाल देना चाहिए हमें, ठीक है, फ्रिज में डाल दिया चाहिए, मगर अपने यहाँ देखते हैं हम गत्ते में उसे लेकर आते हैं, मतलब पता नहीं गोरखपुर से लेकर आएंगे, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 80-80 किलोमीटर, 40-40 किलोमीटर लेके जाएंगे हार्मोन इंसुलिन को भाई, ठीक है। अब वो क्या करेंगे, गत्ते में, आइस पैक हो तो दूर की बात है, गत्ते में ही भर रख देंगे कहीं कोने में, ठीक है, ला कर रख देंगे, फिर यहाँ पर दुकान पे हफ्ते दिन तक इसे रखा रहेगा, फिर जाके कोई इसे स्टोरेज करके किस में रखेगा, रेफ्रिजरेटर में, मतलब कुछ भी। तो इस तरह से देखा जाए तो इंसुलिन और हार्मोन की आधा प्रॉपर्टी वैसा खत्म है, वो डिस्पोजल हो गया, मगर
अपने यहाँ यूज की जाती है उसकी। ठीक, क्या किया जाएगा, यानी हैंडलिंग ऑफ एक्सपायरी ड्रग्स, मतलब एक्सपायरी ड्रग को कैसे हैंडलिंग करना, ये तो तुम्हारे पास रिमूव कैसे करना वो चीज़ यहाँ दे रखा है। ठीक, किसे रिमूव, एक्सपायरी ड्रग्स को रिमूव करना है तुम्हें। हैंडलिंग कैसे करना है, एक्सपायरी ड्रग्स एंड डैमेज में बी सेपरेट फ्रॉम द, यानी यानी क्या होता है, यूज एंड लेबल, ठीक है, एरिया में रख देना। मतलब ऐसा एक आपको खाना बनाना है फार्मेसी दुकान में, जहाँ पर क्या उस दवा को रखना है जो एक्सपायर हो चुकी हैं, वहाँ रख दिए। दिस प्रोडक्ट मस्ट बी केप्ट इन सेंटर स्टॉक कोऑर्डिनेशन स्टेप मैनर, वहाँ पर क्या लिखेंगे, आउट ऑफ यूज, मतलब उस बॉक्स पे चाहे बॉक्स के अंदर रखेंगे, वहाँ पर पूरा तरीके से लिख देंगे आउट ऑफ यूज, इसे यूज नहीं करना, या नॉट फॉर यूज लिख सकते हैं, इसे नॉट फॉर सेल भी लिख सकते हैं। ठीक है, डिस्पोजल ऑफ एक्सपायरी, अब डिस्पोजल कैसे करना है, ठीक है, तो यानी प्रॉपर डिस्पोजल एक्सपायरी ड्रग्स को इम्पोर्टेंट टू प्रिवेंट द इन्वायरमेंटल, देखिए आप याद रखिए, आप इन्वायरमेंट को बचाना है किससे, कंटामिनेशन से, यानी एक्सीडेंटल से, इगेशन से, ड्रग्स यानी ड्रग्स मिसयूज से, तो हमें क्या करना, प्रॉपर डिस्पोजल की व्यवस्था करनी पड़ेगी। ठीक है, अब एक्सीडेंटल मतलब कोई मान लेते उठा के ले लिया, यानी इगेशन मतलब क्या हुआ, खा लिया, मान लेते कोई ड्रग्स एब्यूज कर लिया, मान लेते बहुत ड्रग्स फेंक दिए आप, कोई गया उठा के लेके आया, टिकिया में से निकाल दिया, वो जब पढ़ लिया कि अच्छा ये दर्द की दवा है, उठा के ले क्या करेगा, ले आकर रख लेगा, टिकिया बना बना गांव में ले जाकर बेचेगा, लोगों को लगे हाँ काम कर रहा है काम कर रहा है, तो मिस यूजेज हो जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डू नॉट क्रश टैबलेट एंड, ठीक है, टैबलेट तथा कैप्सूल और टैबलेट को क्रश आपको करना नहीं है। मिक्सिंग आप तुम्हारे पास है अनप्लेटेड सब्सटेंस, मतलब किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ भी मिक्स है नहीं करना है। ठीक है, और तुम्हारे पास क्या लिखा है, एमपीपीसी फॉलो ऑल हॉस्पिटल, मतलब जो एमपीपीसी फॉलो करवाती है मेडिकल पॉल्यूशन यानी पॉल्यूटिंग कंट्रोल कमेटी होती है। ठीक है, ये क्या कर देती है, पूरे ड्रग्स को आपको क्या करेगी, हॉस्पिटल से ले जाएगी, वो अपना डिस्ट्रॉय करेगी। ठीक है, लैंड फिलिंग करना मतलब क्या, जमीन के अंदर बहुत गहरा खोद के डाल देना है। बोरिंग, ठीक है, बोरिंग ऑन ओपन कंडीशन, मतलब ओपन कंडीशन पे, सॉरी बर्निंग है, बोरिंग हम पढ़ लें, बर्निंग ऑफ ओपन कंडीशन यानी कंटेनर, मतलब एक कंटेनर लेना ओपन और खुली जगह पे जाके जला देना जहाँ पर पॉल्यूशन कम से कम हो, मतलब एनिमल कोई ये जीव कोई कम से कम रहे। ठीक है, तो ये हो जाएंगे इनके बारे में। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया है, लिखा एक्सप्लेन फुल फ्लोर स्टॉक सिस्टम। फ्लोर स्टॉक सिस्टम जब डिस्ट्रीब्यूशन जब पढ़े थे ना, तो उसमें बताया गया था ड्रग्स स्टोरेज के बारे में, फ्लोर स्टॉक मेथड से कैसे आप ड्रग्स को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आपके लिखा फ्लोर स्टॉक मेथड में, इन दिस सिस्टम ड्रग्स इज स्टोरेज इन फार्मेसी स्टोर या सप्लायर इन, या वार्ड में रखना पड़ेगा ऑर्डर, या तुम्हारे पास क्या लिखना, सुपरविजन बाय द रजिस्टर नर्सेस एंड नर्सिंग रूम। कहने का मतलब क्या कह रखा, इस मेथड में देखा जाए तो उस ड्रग्स का कैसे स्टोरेज करना है, कैसे सप्लाई करना है, वार्ड में कैसे करना है, उनके ऑर्डर कैसे हमें मानना है, या किसी सुपरविजन के द्वारा, चाहे वो कोई नर्सेस हो चाहे नर्सेस रूम में, तो उन्हें फ्लोर यानी फ्लोर मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पर लेके जाएंगे। ठीक, जैसे मान लेते हैं ना कि आर्थो फ्लोर हो गया, ये मतलब ये पूरा फ्लोर आर्थो हो गया, दूसरा गायनो हो गया, तीसरा क्या होगा, बच्चों वाला हो गया। तो फ्लोर बाय फ्लोर क्या करेंगे, ड्रग्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। ये दो में डिवाइड किया गया, एक चार्ज जिससे पैसा लगे, एक नॉन चार्ज में जिससे पैसा नहीं लेगा। दीज आर द कॉस्ट, ठीक है, कॉस्टली ड्रग्स होते हैं ऑब्टेन फ्रॉम द फार्मेसी स्टोर व्हेन द फार्मेसी रिसीव द प्रिस्क्राइब फॉर पेशेंट, मतलब उसमें प्रिस्क्राइब ड्रग्स को रखे जाते हैं जो थोड़ा सा महंगे रहते हैं, इसलिए क्या बोला जाता है, इसे कॉस्ट ड्रग्स यानी चार्ज ड्रग्स बोला जाता है। ठीक है, इसमें रखा जाता है। कास्ट ऑफ दीज ड्रग्स इज ए बिल, ठीक है, इन पेशेंट अकाउंट ऑफ चार्जिंग, मतलब उसे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए आपको बिल कटवाना पड़ेगा। पेशेंट जाएगा काउंटर पे अपना बिल जमा करेगा और ला के यूज करने वाला है। ठीक है, दीज ड्रग्स आर तुम्हारे पास नॉन प्रिस्क्राइब, ये तुम्हारे पास सस्ती होती हैं, कॉमनली यूज के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनका कास्ट देखा जाए तो नॉन डायरेक्टेड इंटर द पेशेंट अकाउंट, मतलब पेशेंट अकाउंट में इसे ऐड कर दिया नहीं जाता है। ठीक है, अब इसका एडवांटेज तथा डिसएडवांटेज यहाँ दे रखा। इसका फायदा क्या होता है, ये तुम्हारे पास क्या हो जाती हैं, ठीक है, इजीली क्या हो जाती हैं, अवेलेबल फॉर, ठीक है, लिखा अवेलेबल फॉर यूज के लिए की जाती है। रिड्यूस द नंबर ऑफ स्टेप, स्टॉप यानी स्टॉप की कमी इसमें रहेगी तभी चलने वाला, क्योंकि आपको एक फ्लोर पे लाग रख दिए, जब उसको जरूरत रहेगी एक ही आदमी बोल देगा ये दवा बटाता हो आवा ले ला, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते हैं, तो उस तरह से बोल देंगे। ठीक है, आप जितने पेशेंट है भर्ती ले लेंगे। नंबर स्टाफ इसमें रिड्यूज करेंगे। नंबर ऑफ ड्रग्स है, ठीक है, ऑर्डर बाय द नर्सेज इज आल्सो रिड्यूज, मतलब क्या करेंगे, ठीक है, जो जरूरत रहेगी वो नर्सेस ऑर्डर करेगी, वो ला के वहाँ पर पहुँचा दिए जाएंगे। अब यदि फायदा तो नुकसान क्या हो गया, रिड्यूज इधर तुम्हारे पास ज़्यादा हो सकता है। ठीक, मान लेते कोई पेशेंट है उसे किसी दूसरी एंटीबायोटिक की रिक्वायरमेंट होती है, तो वही एंटीबायोटिक आप चला रहे हैं, तब भी दिक्कत होता है कि डिग्रेडेशन ऑफ ड्रग्स में भी इंक्रीज, ये भी
हो सकता है, ठीक है। यानी देयर इज ए नीड ऑफ द एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट टू मेंटेन स्टोरेज फैसिलिटीज एवरी वार्ड, ठीक है। फ्रिज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, क्योंकि जहाँ पर हर एक फ्लोर पे, मतलब इसमें क्या होती है, हर एक फ्लोर पे आपको क्या करनी पड़ेगी, फ्रिज की व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब फ्रिज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, कहाँ देखो, फ्रिज की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ड्रग्स को रखने की व्यवस्था करनी पड़ेगी, ये सारी व्यवस्था आपको करनी पड़ेगी, ठीक है। ये फ्लोर स्टॉक मेथड के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्वेश्चन पूछ दिया है, ठीक है, यहाँ से, ठीक है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी, ठीक है, इसमें क्या पूछ दिया, देखिए यहाँ पर पूछा है, ठीक है। चौथा दे रखा इन्वेंट्री कंट्रोल तथा टेक्निक, आप पढ़ चुके लॉन्ग में, हम सीधे आ जाते हैं, तुम्हें डिटेल में तुम्हें बताना है इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी क्या होती है, एक ऐसी कमेटी बना दी जाती है जो ड्रग्स का इन्फेक्शन को रोकती है, ठीक है, कि मतलब कोई पर्सन ज़्यादा समय तक यानी मिसयूज नहीं कर रहा है ड्रग्स को, उसको रोकती है, उसी को हम क्या बोलते हैं, ड्रग्स कंट्रोल, ठीक है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी इज ए यानी क्या होती है, यानी क्या होती है, डिस्पेंसनरी होती है कमेटी, इसे बोला जाता है, डेट रिकमेंड करेक्टली मेजर एंड रेगुलेट द ठीक है इम्प्लीमेंट ऑफ प्रोग्राम पॉलिसी इंफॉर्मेशन। मतलब क्या कर देते हैं, ये उसको रेगुलेट करती है कि ड्रग्स का जो भी क्राइटेरिया उसे आपको फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। कोई इन्फॉर्मेशन ड्रग्स के पॉलिसी के बारे में प्रोग्राम कोई है तो वो सबको इन्फॉर्मिंग करेगी, यही यानी इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी। ऐसे मान तो कोई डिजीज है, पूरे गाँव में इन्फेक्शन फैला रहा है, जैसे चेचक तुम मान लो, एक दो लोगों के हुआ तो ये कमेटी जाएगी भाई की, बोलेगी ये चेचक वायरस के कारण से होता है, आप इसे ये ड्रग्स लीजिए जिस इन्फेक्शन को आप कंट्रोल कर सकते हैं, तो ये इन्फॉर्मेशन सबको देगी और रेगुलेट करेगी, ठीक है। इट इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेबलाइज एंड मेंटेन ऑफ द इन्फेक्शन प्रिवेंशन। मतलब इसे और इस इन्फेक्शन को रोकना है, उसे प्रिवेंशन करना, उसे कंट्रोल करना, उसके साथ साथ हमें क्या करना, मॉनिटरिंग करना है, किसके लिए, रिपोर्टिंग करना है, और तुम्हारे पास रिसर्च एजुकेशन के बारे में। ये सब करेंगे तो हम क्या कर सकते हैं, इन्फेक्शन पे कंट्रोल पा जा सकते हैं। अब इसका उद्देश्य क्या होता है, मेन उद्देश्य क्या होता है, इन्फेक्शन को कंट्रोल करना, ठीक है। और तुम्हारे पास क्या लिखे हैं, नोसोकेमियल इन्फेक्शन कॉजेज, मतलब किसी अन्न के द्वारा यदि इन्फेक्शन हो रहा है तो उसे भी हम कंट्रोल में ला सकते हैं, ठीक है। ये हो जाएगा इनके बारे में, ठीक है। और क्या लिखा है, रिड्यूस द फ्रीक्वेंसी ऑफ एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस। हम क्या कर सकते हैं, किसी भी एंटीबायोटिक को जो रेसिस्टेंस ना हो जाए, क्योंकि बंदा बहुत दिन से क्या कर रहा है, एंटीबायोटिक यूज कर रहा है, ठीक, तो उसकी फ्रीक्वेंसी को हम क्या कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। टू इंस्ट्रक्ट करेंगे और प्रिपरेशन करेंगे हेल्थ केयर प्रोवाइडर से, ठीक है। तो इनका उद्देश्य ये, इनका काम क्या होता है, सबसे पहले डाटा कलेक्शन करेंगे, ठीक है, कि इन्फेक्शन हो रहा है कहाँ उससे, ठीक है। और क्या करेंगे, गुड इन्फेक्शन कंट्रोल क्या करेंगे, ठीक है, प्रैक्टिस बढ़वाएंगे कि मतलब कम से कम हमारा इन्फेक्शन हो सके। और क्या लिखे हैं, मैनेज विजिटर इन एसोसिएटेड यानी आइसोलेटेड सेटिंग हम करेंगे, ठीक है। हाइजीन प्रॉपर बोलेंगे, कंडीशन डोमेस्टिक, चाहे घर पे हो, चाहे क्लीनिंग हो, चाहे अपने एरिया में क्या कर देना, पूरा हाइजीन को क्या कर देना है, मेंटेन रखना है, ये आपका उद्देश्य है। इन्फेक्शन कंट्रोल कमेटी का काम यही करना होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन छठवां का दिया, डिफाइन क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है। क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है इसके बारे में बताना है। डिस्क्राइब द स्कोप ऑफ क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में भी बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इन सब के बारे में आपको डिटेल में बताना पड़ेगा। तो ये आपके सामने क्या रखा, क्लिनिकल फार्मेसी क्या होती है, मतलब जैसे आप छोटा सा दुकान खोलते हो क्लिनिकल फार्मेसी हो जाएगी, जो क्लिनिक लेवल पे चलते हैं, ऐसे कहते हैं क्लिनिक सेंटर, तो वो लिखा है द ब्रांच ऑफ फार्मेसी द टर्म क्लिनिक फार्मेसी इज ए, ठीक है, कंसर्न विथ द पेशेंट केयर, डिस्पेंसिंग ऑफ ड्रग्स, यानी एडवाइजिंग पेशेंट अबाउट सेफ एंड रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स। कहने का मतलब क्या होता है, क्लिनिकल फार्मेसी एक ऐसी जगह होती है जो पेशेंट का केयर करती है। पहली बात, दवा का डिस्पेंस करती, मतलब कोई आप गए कि बुखार है भैया तो दवा का डिस्पेंस करके आपको देगी, आपको ट्रीट हो जाएगी, आप सही हो जाएंगे, ठीक है, उसका चेंज करेंगी। एडवाइसिंग करेगी पेशेंट, ठीक, अबाउट सेफ, मतलब पेशेंट को कैसे सेफ रहना उस डिजीज से। रेशनल यूज ऑफ ड्रग्स, मतलब ड्रग्स का जो मेन उद्देश्य होता है उसके बारे में आपको बताएगी, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा, क्लिनिकल फार्मेसी इज हेल्थ स्पेशलिस्ट विच डिस्क्राइब द एक्टिविटी एंड, ठीक है, सीवियर ऑफ द क्लिनिकल फार्मासिस्ट टू डेवलप प्रमोट
द रेशनल एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट एंड डिवाइस। कहने का मतलब क्लिनिकल फार्मेसी जो हेल्थ स्पेशलिस्ट होते हैं उनके द्वारा ड्रग्स को डिस्क्राइब यानी क्या कर दिया जाए, डिस्क्राइब किया जाए, तो उनकी एक्टिविटी को, उनकी सर्विसेज को क्लिनिकल फार्मासिस्ट पे कैसे डेवलपमेंट करना है, कैसे प्रमोट करना है, ये सब कौन मेंटेन करता है, क्लिनिकल फार्मेसी ही मेंटेन करती है। तो इंट्रोडक्शन के बारे में हो गया। अब यहाँ से आपके सामने क्या हो गया तुम्हारे पास है, ठीक है, स्कोप के बारे में आ जाते हैं। ठीक है, तो स्कोप पे देखा जाए तो आप यदि आपको, ठीक है, क्लिनिकल फार्मेसी पता तो पेशेंट काउंसलिंग कर सकते हैं, ट्रेनिंग के सेंटर में जा सकते हैं आराम से। ठीक है, यानी रेशनल प्रिस्क्रिप्शन कर सकते हैं, मतलब नॉर्मल आप प्रिस्क्रिप्शन देख सकते हैं ड्रग्स का। ठीक है, क्लिनिकल रिसर्च भी आप कर सकते हैं, पेशेंट मॉनिटरिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, और क्या सकते हैं, डर यानी एडवर्स ड्रग्स रिएक्शन एंड इंटरेक्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या लिख सकते हैं यहाँ से, ड्रग्स डायग्नोस्टिक टेस्ट इंटरफेयर भी कर सकते हैं, स्टोरेज मेडिकल स्टोर यानी हिस्ट्री भी कर सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, रिटेल फार्मेसी स्टोरेज भी आप कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों से आप करके आप क्या कर सकते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी इजीली क्या कर सकते हैं, रन करा सकते हैं। यदि आप क्लिनिकल फार्मेसी के बारे में नॉलेज रखते हैं तो इस स्कोप में आप इजीली जा सकते हैं। दोबारा सुनिए, पेशेंट काउंसलिंग में, ट्रेनिंग में आप जा सकते हैं। ठीक है, रेशनल प्रैक्टिशनर में जा सकते हैं, क्लिनिकल फार्मेसी में जा सकते हैं, पेशेंट मॉनिटरिंग में जा सकते हैं, एडवर्स इफेक्ट एंड रिएक्शन एंड इंटरेक्शन में जा सकते हैं। इन सब चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं, इजीली जा सकते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया, यहाँ से आपको दिखा देते हैं, कह दिया राइट ए नोट ऑन कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल, मतलब यानी हॉस्पिटल की कैसे कंपाउंडिंग करनी है। तो इसमें मेनली ड्रग्स का ही किया जाता है। ठीक है, कंपाउंडिंग क्या कह दिया है, लिखा है कंपाउंडिंग इज ए प्रोसेस, कंबाइनिंग होती है, मिक्सिंग होती है, और अल्टरिंग द ड्रग्स, मतलब ड्रग्स का हम क्या कर देते हैं, कॉम्बिनेशन देखते हैं या ड्रग्स की मिक्सिंग करते हैं, उसमें कौन सा इंग्रेडिएंट फॉर डेवलपिंग द ड्रग्स फुलफिल द स्पेसिफिक नीड ऑफ पेशेंट, नीड ए पेशेंट, मतलब कोई पेशेंट है उसे कोई डिजीज हुआ। ठीक है, तो हम ड्रग्स को क्या कर देते हैं, अपने अनुसार उसे कंबाइन करते हैं। ठीक है, मतलब प्रोफेशनल बढ़िया होते हैं। ठीक है, और इसमें मिक्सिंग करते हैं और इंग्रेडिएंट करते हैं, उसे डेवलपमेंट करते हैं कि उस पेशेंट को फुलफिल स्पेसिफिक डोज मिल सके। इसी को हम कंपाउंडिंग इन हॉस्पिटल बोलते हैं। ठीक है, मतलब दवा को कंपाउंड करते हैं, मतलब बहुत सारी दवा को इकट्ठा करते हैं, उसी के द्वारा हम ट्रीट करते हैं। ठीक है, इट इज, ठीक है, इट इज तुम्हारे पास बोल दिया है, इट इज डन व्हेन नो अप्रूव ड्रग्स एंड अप्रोप्रिएटेड यानी फॉर पेशेंट के लिए, इसमें भी अप्रूवल नहीं होना चाहिए भाई। ठीक है, नो अप्रूव, अच्छा अप्रूव नहीं होना चाहिए, तभी ये चलने वाले हैं। ठीक है, कंपाउंडिंग फार्मासिस्ट प्रिपेयर स्ट्राइल होना चाहिए ड्रग्स, और रेगुलरली यूज होना चाहिए हॉस्पिटल में, जैसे आई ड्रॉप, इंजेक्शन, ये सब ही होना चाहिए। ड्यू टू द कंपाउंडिंग वी मेक द सुटेबल डोज आपके पास होना चाहिए, फार्मूलेशन कलेक्शन होना चाहिए जो पेशेंट या किसी डिजीज की कंडीशन को देखते हुए आपको मेंटेन करना है। ठीक, आइडियल रिक्वायरमेंट क्या होती है कंपाउंडिंग की, कंपाउंडिंग प्लेटफॉर्म होना चाहिए। ठीक है, और क्या होना चाहिए, लैब कोट होना चाहिए, ग्लव्स होना चाहिए, ये कंपलसरी है। ठीक है, मतलब यानी कंपाउंडिंग करेंगे तो ये सब चीज़ होनी चाहिए। स्ट्राइल इक्विपमेंट होना चाहिए, मोटल पेस्टल होने यानी पोस्टल होना चाहिए। कहने का मतलब सबसे पहले कंपाउंडिंग ड्रग्स के मतलब समझते हैं। देखिए, आपको ऐसे लेना है, बहुत सारी दवा को क्या कर देना, इसी में इकट्ठा करके क्या कर देना, कूच काच के एक ड्रग्स कंपाउंड बना देना, तो उसी को क्या बोलते हैं, कंपाउंडिंग ऑफ ड्रग्स। यानी हॉस्पिटल में कैसे किया जाता है, पैकेजिंग मटेरियल होना चाहिए। सबसे पहले क्या करेंगे, उसे लेकर आएंगे, लैब्स कोट पहनेंगे, कूट काट के ऐसे मेटर पोस्टल वोस्टल में हम क्या करेंगे, पैकेज करके उसे हम प्रोवाइड करा देंगे। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपके सामने होना चाहिए, कन्वर्ट सॉलिड फ्रॉम टू लिक्विड होना चाहिए। ठीक है, एवॉइड एलर्जी इंग्रेडिएंट लाइक कलर ड्राई होना चाहिए। ठीक है, ये सब एवॉइड आपको करना पड़ेगा। प्रोवाइड एन एग्जैक्ट डोज करना चाहिए, नॉट यानी नॉट अवेलेबल इन मार्केट, जो मार्केट में अवेलेबल न हो। टू मास्क एंड अनप्लीसिएंट टेस्ट, मतलब जो खराब टेस्ट है उसे हम क्या कर देना है, मास्क कर देना है जो सही से। ठीक है, स्वाद में थोड़ा सा अच्छा फेवरेबल, यानी आपको क्या करना, फ्लेवर का प्रयोग करना है। टू मिनिमाइज द मल्टीपल डोजेज, मल्टीपल डोज का आपको क्या करना है, प्रयोग करना है। तो ये हो जाएगा इनके बारे में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया है, ठीक, डेली एक्टिविटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया डेली एक्टिविटी ऑफ क्लिनिकल फार्मासिस्ट, मतलब जो कोई फार्मासिस्ट है उसकी डेली एक्टिविटी पर डे काम क्या होता है। सबसे पहले लिखा है ड्रग्स, यानी तुम्हारे पास ड्रग्स इन्फॉर्मेशन, ड्रग्स के बारे में पूरी नॉलेज होना चाहिए। तो लिखा इट इज़ द नॉलेज असेम्ड। ठीक है, असेम्ड इन द राइट एंड फॉर्म होना चाहिए, जैसे बुक,
जनरल, ठीक है, यहाँ जनरल होना चाहिए, पीरियोडिकल होना चाहिए, ठीक है, और ट्रांसमिटेड बाय द ओरल कम्युनिकेशन होना चाहिए व्यवस्था, इलेक्ट्रॉनिक यानी यदि डिवाइस का प्रयोग हो तो और अच्छा है, फिजिकल, केमिकल और तुम्हारे बायोलॉजिकल यानी बायोकेमिकल तथा बायोलॉजिकल हेल्थ केयर साइंस होनी चाहिए। तो मतलब ये सब डेली एक्टिविटी उनको इन्फॉर्मेशन इन सब चीज़ों के बारे में होनी चाहिए। पॉइजन के बारे में इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए कि कौन सा पॉइजन कैसा है, कि मतलब वो केमिकल खा लिया है या कोई पेस्टिसाइड खा लिया या हैजार्ड ले रखा है या कोई पिल ले रखा है या तुम्हारे पास कोई हाउस होल्ड आइटम है या कोई एक एनिमल टॉक्सिक है, स्नेक या लिजार्ड काट लिया है, ये सब के बारे में आपको उनके पता होना चाहिए। अब मेन उद्देश्य क्या होता है डेली एक्टिविटी का, इम्प्रूव करते हैं इंटरेक्शन बिटवीन द फार्मासिस्ट एंड कम्युनिटी टू एडवांस द फार्मेसी प्रोफेशन। कहने का मतलब क्या कर रखा है, आप यदि प्रॉपर अमाउंट में काम कर रहे हैं एज ए फार्मासिस्ट तो आप क्या आपके बीच में, ठीक है, फार्मासिस्ट और यानी जो पेशेंट के बीच में कम्युनिकेशन तगड़ा बनेगा, इंटरेक्शन बढ़ेगा, इंप्रूव होगा, या फिजिशियन के बीच में भी क्या होगा, इंटरेक्शन इंप्रूव होगा, ठीक है। टू प्रिवेंट पेशेंट, ठीक है, पेशेंट फ्रॉम पेशेंट इफेक्ट ऑफ ड्रग्स और एनिमल के बारे में, ठीक है, मतलब आप प्रिवेंट कर सकते हैं किसी भी पॉइजन के किसके द्वारा, इफेक्ट ऑफ ड्रग्स इन एनिमल के बारे में, ठीक है। टू प्रोवाइड अप्रोप्रिएट एंड एग्जैक्ट ड्रग्स टू पेशेंट इंक्रीज द थेरापेटिक इफेक्ट भी आप क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंक्रीज करा सकते हैं, ठीक है। ऑफर मतलब क्या दे रखा, 24 घंटा 7 दिन, ठीक है। डिटेल अबाउट द टॉक्सिक तथा टॉक्सिसिटी अवेलेबल ट्रीटमेंट होनी चाहिए, मतलब इमरजेंसी में जैसे मान लेते कोई सांप काट लिया किसी को तो आपके पास व्यवस्था प्रॉपर होनी चाहिए उसे ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है। फिर क्या लिखना है, ठीक है, ये टॉक्सिक हो गया या कोई जहर मतलब कोई जहर खोरी हो गया तो ये सब आपके पास व्यवस्था होनी चाहिए। प्रोसीजर के बारे में यहाँ से देख रखा है, ठीक है। फार्मासिस्ट गेट इन्फॉर्म अबाउट द ड्रग्स गोइंग टू द एडमिनिस्ट्रेशन, फार्मासिस्ट तुरंत जाकर वहाँ इन्फॉर्म करेगा। फिजिशियन काउंसिल द फार्मासिस्ट, ड्रग्स तथा पॉइजन इन्फॉर्मेशन के बारे में बताएगा, ठीक है। ड्रग्स कैन बी इन्फॉर्मेशन इन यानी मैन्युफैक्चर थ्रू द लीफलेट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडियम से उन्हें प्रोवाइड कराने की काम करेगी। ये प्रोसीजर हो जाएगी डेली एक्टिविटी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे इस तरफ चल, 9वां नंबर हमसे कह दिया डिफाइन पॉइजन, पॉइजन एक्चुअली में होता क्या है, इनका टाइप के बारे में बताना पड़ेगा और एंटीडोट के बारे में भी बताना पड़ेगा। तो आपके सामने ये रहा पॉइजन। पॉइजन मतलब क्या होता है, जहर, एक ऐसा चीज़ जो कोई आदमी कंज्यूम कर या इनहेल कर ले, ठीक है, किसी के थ्रू उसके शरीर पे क्या होगा, एक उल्टा इफेक्ट, हार्मफुल इफेक्ट पैदा करे, उसी को हम पॉइजन बोलते हैं। वो कुछ भी हो सकता है। तो लिखा तुम्हारे पास पॉइजन एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसमें कोई पर्सन कंज्यूम कर ले या कोई पर्सन इनहेल कर ले या अप्लाई कर ले स्किन पे या इंजेक्शन के थ्रू ले ले, क्रिएट द प्रॉब्लम विथ द बॉडी, मतलब उसके शरीर पे कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट करती है और प्रोड्यूस करती है हार्मफुल इफेक्ट ऑन बॉडी, उसके शरीर पे एक हार्मफुल इफेक्ट पैदा करते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, पॉइजनिंग बोलते हैं, ठीक है। इट मे बी एनी ड्रग्स, हो ड्रग्स भी हो सकता है, कोई एनिमल पॉइजन भी हो सकता है, चाहे वो सांप के द्वारा काटा जाए या किसी बिच्छू के द्वारा डंक मारा जाए, तो ये सब चीज़ हो सकते हैं। बैक्टीरियल कंटामिनेशन फूड से हो सकता है, खाने से हो सकता है, या कोई ड्रिंक हम पी रहे हैं उससे भी हो सकता है। पॉइजन चेंज द सेलुलर मेटाबॉलिज्म, यानी जहर क्या कर देता, हमारी सेलुलर मेटाबॉलिज्म को चेंज कर देगा, केमिकल एक्टिविटी को चेंज कर देगा, डैमेज करेगा सेल फंक्शन को, उसके बाद आदमी की क्या हो जाएगी, डिजीज होगी, कभी कभी डेथ कॉजेज हो जाएगी, ठीक है। अब पॉइजन देखा जाए तो कईयों तरह के हो सकते हैं। केमिकली जो यहाँ पर कईयों केमिकल का नाम, आइसोसाइनाइड, साइनाइड, ठीक है, पोटेशियम परमैंगनेट, ऐसे कईयों लिख सकते हैं, ठीक, सोडियम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर कईयों केमिकल के नाम लिख सकते हैं। हाउस होल्ड तुम्हारे पास क्या, जैसे ब्लीचिंग पाउडर पी लेंगे तब भी मरने का चांस बनेगा, कैरोसिन ऑयल पी लेंगे तब भी मरने का चांस बढ़ जाएगा। इंडस्ट्रीज में देखा जाए तो मेथेनॉल हो गया, ठीक है, मेथेनॉल लंबे समय तक लेंगे तो आपकी आँख की रोशनी और नर्वस सिस्टम डैमेज हो जाएगा, ठीक है। यानी इथाइल ग्लाइकॉल भी हो सकता है, साइनाइड भी हो सकता है। टॉक्सिक प्लांट में तुम्हारे पास क्या आ जाते हैं, जैसे पॉइजनस मशरूम, यदि मतलब मशरूम खा रहे हैं, पॉइजनस खा लिए तब भी हो सकता है। टॉक्सिक हर्बल प्रिपरेशन कर लिए तब भी हो सकता है, ठीक है। बाइट, स्नैक या स्पाइडर करेंगे तब भी। ये अब सांप दो तरह के होते हैं, एक न्यूरोटॉक्सिक एंड हीमोटॉक्सिक, इससे भी क्या हो सकती है, आपके अंदर दिक्कतें हो सकती हैं, ठीक है। इंसेक्टिसाइड में तुम्हारे पास क्या हो जाएंगे, ठीक है, इंसेक्टिसाइड में जो बच्चे इंसेक्टिसाइड जिसे इंसेक्ट के मारने के लिए प्रयोग किए जाते हैं, जैसे कहते हैं ना कीड़े कीटनाशक खा लिए मर गए, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखे हैं, आर्जेनो, ठीक है, आर्जेनो फास्फेट होते हैं, आर्जेनो क्लोरीन होते हैं, ठीक है। थेरापेटिक ड्रग्स डोज में देखा जाए तो तुम्हारे पास नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स लंबे समय तक लेंगे तो आपको तब भी आपको डिजीज हो सकती है, मतलब हार्मफुल इफेक्ट हो सकता है। लीगल ड्रग्स जैसे कोडीन हो गया, मॉर्फिन, यदि लंबे समय तक लेंगे तब भी आपको पॉइजन हो सकता है, या आप ज़्यादा अमाउंट में ले लिए तब भी हो सकता है,
ठीक है, ये हो गया। अब एंटीडॉट के बारे में हम यही देख लेते हैं इसके, ठीक है। एंटीडॉट क्या होती है, जो पॉइजन के इफेक्ट को कम करती है उसी को एंटीडॉट बोला जाता है। तो लिखा है एंटीडॉट एक सब्सटेंस, ठीक है, विच न्यूट्रलाइज द पॉइजन या रिड्यूस इट्स हार्मफुल इफेक्ट इज नोन एज एंटीडॉट। मतलब क्या कर देती, चाहे उसके, ठीक है, इफेक्ट को कम कर देगी या पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगी, उसी के एंटीडॉट बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट में लिखा है द सब्सटेंस विच आर यूज टू ट्रीटमेंट ऑफ पॉइजन सब्सटेंस इज नोन एज एंटीडॉट। मतलब क्या होती है, पॉइजन को ट्रीट करने के लिए जिस चीज का प्रयोग किया जाता है उसी को हम एंटीडॉट बोलते हैं। एंटीडॉट 3 तरह के होते हैं, फिजियोलॉजिकल एंटीडॉट, केमिकल एंटीडॉट तथा मैकेनिकल एंटीडॉट होते हैं, ठीक है। आप नीचे यहाँ से देख लीजिए, हमसे एंटीडॉट ही केवल पूछा है, मात्र लॉन्ग क्वेश्चन आ जाए पॉइजन तथा एंटीडॉट को एक्सप्लेन करना तो आप इतना भी लिख सकते हैं। फिजिकल के बारे में थोड़ा सा लिख दीजिए, केमिकल के बारे में और मैकेनिकल के बारे में लिख के काम खत्म कर देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह दिया है, ठीक है, लासा ड्रग्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा, ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया डिस्क्राइब लासा ड्रग्स एंड टालमैन लेटिंग एज पर ISMP के बारे में आपको बताना पड़ेगा। तो लासा ड्रग्स क्या होता है, ऐसी ड्रग्स जिसमें फुल्ले में यदि देखा जाए तो लुक ए लाइक साउंड ए लाइक, मतलब ऐसी ड्रग्स जो देखने में एक समान हो, सुनने में भी वर्ड भी एक समान हो, उसी को हम लासा ड्रग्स बोलते हैं। इसमें कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ें होती है। लासा मीन क्या होता है, लुक ए लाइक साउंड ए लाइक होता है। इसमें डिफिनेशन क्या दे रखा है, दीज आर ड्रग्स विच आर सिमिलर अपीयरेंस, मतलब देखने में तुम्हारे पास सेम लगे, अपीयरेंस यानी सिमिलर स्पेलिंग, लगभग स्पेलिंग भी सिमिलर हो। लिखा है प्रोनाउंसिएशन, मतलब बोलने में भी क्या हो गया, सेम हो, ठीक है। ब्रांड नेम भी लगभग सेम हो, जेनरिक नेम भी लगभग सेम, उसी को हम क्या बोलते हैं, लासा ड्रग्स बोलते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फोलिक एसिड जिसमें क्या होता है, आयरन की मात्रा होती है, ठीक है। एक फोलिक एसिड हो जाएगा, एक फोनिलिक एसिड हो जाएगा, तो देखिए लगभग सिमिलर है कि नहीं। और क्या होगा, रेट्रोवीर, अब तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, रेटनोवीर हो जाएगा। डाइक्लोफेनेक जिसे हम बैक्लोफेनेक बोलते हैं, तो ये अब डिफरेंस है कि नहीं, तो ऐसे कईयों डिफरेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा लासा के बारे में, ठीक है। टालमैन क्या हो गया, इन्हीं के नाम में हम क्या करें, थोड़ा सा एक कैपिटल या कोई स्मॉल लेटर या कैपिटल लेटर को हम डिफरेंस कर दे तो उसी को हम क्या बोलते हैं, टालमैन, ठीक है, बोलते हैं। तो लिखा टालमैन लेटिंग एज पर ISP का फुल नेम क्या होता है, इंस्टीट्यूट फॉर सेल मेडिकेशन प्रैक्टिस होता है। प्लीज इसे आप अंडरलाइन कर लीजिएगा, ठीक है। डिस्कवर बाय किसने किया था, टालमैन लेटिंग ने किया था इसके डिस्कवर के बारे में। मतलब ये देखा जाए तो टालमैन लेटिंग की डिस्कवरी किसने की थी, यही एक इंस्टीट्यूट है, तो इन्होंने की डिस्कवरी की थी। टालमैन लेटिंग इज द टेक्निकल, ठीक है, टेक्निक टू डिफरेंशिएट द सिमिलर ड्रग्स नेम, ठीक है। मतलब जिसमें कि हमारे पास ड्रग्स का नेम क्या होगा, सिमिलर हो, ठीक है। अब उन्हें सुनने में या देखने में मिस्टेक होता है डिस्पेंसिंग करने के दौरान, हैंडलिंग करने के दौरान या एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, लासा ड्रग्स बोलते हैं, ठीक। इस टेक्निक में होता क्या है, मेन पार्ट ऑफ ड्रग्स नेम क्या होता है, राइट इन अपर केस में, ठीक है, उसे हम कैपिटल लेटर में लिख देते हैं। और ऑल ऑफ दीज को क्या कर देते हैं, एज इट इज सेम टू सेम लिख देते हैं। द पार्ट ऑफ ड्रग्स ऑफ द सिमिलर टू द अदर नेम राइट इन टू लोअर केस में, यानी स्मॉल लेटर में लिख देते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल में तुम्हारे पास लिखा है एसिड यानी एसिटाजोलामाइड होता, तो इसमें क्या करेंगे, जो सिमिलर एसिटा को ऐसे लिखेंगे, इसी को हम क्या करेंगे, कैपिटल लेटर में यहाँ पर एसिटो, ठीक है, एसिटो हेक्सामाइड लिख देंगे, काम अपना बन जाने वाला है, ठीक है। डोपामीन DOP को हम कैपिटल कर दिए, क्या हो गया, ठीक है, डोंटामीन हो गया, ये हो जाएगा। साइक्लोस्पोरिन, तो इसका तो लिखवा नहीं किया, ठीक है। और क्या लिखे हैं, गिल्मीजाइड में तुम्हारे पास गिल्बी बू यानी क्या लिखा, बुराइड दे रखा था। ये सब इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे, ठीक। तो 1-2 एग्जाम्पल दे देंगे, बहुत है आपके सामने यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे कह दिया है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रिवेंटिंग एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस। मतलब फार्मासिस्ट का एक्चुअल में रोल देखा जाए तो कोई पर्सन एंटी माइक्रोबियल एजेंट मतलब एंटीबायोटिक ज़्यादा अमाउंट में ले रहा है और रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो उस रेसिस्टेंस को रोकने के लिए हमें कैसे प्रिवेंट करना है, ये हमें दिखाई करना है एकदम अच्छे तरीके से। तो एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस क्या होता है, डेवलप नेचुरली भी डेवलप हो सकता है या अकर्स व्हेन द माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप इन द एबिलिटी टू रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ड्रग्स। मतलब आपके शरीर में कोई एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आप ड्रग्स प्रॉपर अमाउंट में ले रहे हैं, ठीक है, लेते जा रहे हैं, तो वो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसके प्रति क्या हो जाएगा, रेसिस्टेंस हो जाएगा, तो उसी को हम क्या बोलते हैं, एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंस बोला जाता है, ठीक। इसमें फार्मासिस्ट के एक्चुअल में रोल क्या होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है, इंश्योर इम्यूनाइजेशन टू डिक्रीज
एंटीबायोटिक, मतलब लोगों को क्या कर देंगे, इम्यूनाइज कर देंगे, जिससे हमारे अंदर शरीर के अंदर लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। ठीक है, तो उसी को क्या कर देंगे, डिक्रीज द एंटीबायोटिक, बोलेंगे भैया इम्यूनाइजेशन करा लीजिए और एंटीबायोटिक को रिड्यूज कर दीजिए, कम कर दीजिए। गाइड हॉस्पिटल ऑन सिलेक्शन एप्लीकेशन ऑफ, ठीक है, सूटेबल एंटीबायोटिक, डिसइंफेक्टेंट यानी स्टेलेंट देना है उन्हें। कहने का मतलब क्या कर देना, हॉस्पिटल में, ठीक है, आपको गाइड करना है, ठीक है, और सेलेक्ट करना है और उनके बारे में देखना है कि कौन सी एंटीबायोटिक चला रहे हैं, सूटेबल है कि नहीं, डिसइंफेक्टेंट सूटेबल है कि नहीं, जिससे हमारा जो भी इन्फेक्शन है चांस उसे हम बचा सकते हैं। ठीक, रेगुलरली क्रिएट करना, यूज करना क्वान्टिटिव डाटा ऑफ एंटीमाइक्रोबियल ड्रग्स यूज, मतलब आपका चाहे मेडिकल स्टोर है चाहे हॉस्पिटल हो तो उसमें क्या कर देना, प्रॉपर चेकअप करना कि कितना हमारा एंटीबायोटिक आज कंज्यूम हुआ। ठीक है, हद से ज़्यादा यदि होगा तो उस पर हमें सोच विचार करना पड़ेगा। ठीक है, प्रोवाइड सक्सेसफुल मेडिकेशन थेरेपी मैनेजमेंट, उन्हें करना पड़ेगा क्या, आप ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, ठीक है, कोई थेरेपी लीजिए, ड्रग्स का यूज ज़्यादा न करिए। ठीक है, जैसे मान लेते हैं आप डायबिटीज़ का पेशेंट हैं, ठीक, शुगर के पेशेंट हैं, तो उनसे बोला जाए खान पीन में थोड़ा सा बदलाव करिए, दवा को कम से कम लीजिए, कहीं 1-2 दिन पे ले लिए तो ले लिए, नहीं तो खान पान पे मेंटेन करिए। डिस्कस एंड वर्क, ठीक, विथ द फिजिशियन, ठीक है, फिजिशियन और यानी अपने वर्कर के द्वारा क्या डिस्कस करना है, ठीक है, डिस्कस करना, इंश्योर द बेस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी यूज ऑफ एंटीबायोटिक, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ज़्यादा हमें रिस्पॉन्स मिल सकते हैं एंटीबायोटिक के ऊपर। सच एक्टिविटी फार्मासिस्ट कंट्रीब्यूट रिडक्शन ऑफ एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंट, ये सब एक्टिविटी करके हम क्या कर सकते हैं, ऊपर जितनी एक्टिविटी करके हम, ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, ड्रग्स के एंटीमाइक्रोबियल रेसिस्टेंस होने से प्रिवेंट कर सकते हैं। ये हो गया इनके बारे में। अब अगला जो क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चन को हम दिखा देते हैं भाई, ठीक, आप उसे नोट डाउन कर लीजिएगा या पीडीएफ में उसे इंक्लूड कर लेंगे। हम पार्ट सी की तरफ रुक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से आप 12 नंबर क्वेश्चन दे सकते हैं ना, 60 नोट ऑन द राइट फार्मेसी स्टैंडर्ड या FIP के बेस पे इसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा। ठीक है, और क्या होगा, हाई रिस्क ड्रग्स के बारे में आपको बताना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप देख लीजिएगा, 12 नंबर दिखा देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन आंसर दिखा देते हैं। ठीक, आपके सामने यही दे रखा है हॉस्पिटल फार्मेसी स्टैंड या FIP स्टेटमेंट के बारे में, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा यहाँ से पढ़ लीजिए। और नीचे तुम्हारे पास क्या दे रखा है, या FIP बेस यानी क्या होता है, स्टेटमेंट दे रखा है। ठीक, उसके बाद क्या दे रखा है, पेज नंबर ये तुम्हारे पास है 43, उसके बाद 44 पे दे रखा है। ठीक है, हाई रिस्क ड्रग्स के बारे में जो 13 नंबर क्वेश्चन, ये हाई रिस्क ड्रग्स क्या होती है, इसका एग्जाम्पल यहाँ से दे रखा है, कैसे हम रिड्यूज कर सकते हैं उसके लिए यहाँ दे रखा है। ठीक है, उसके बाद तुम्हारे पास लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन दे रखा है। ठीक है, आप हीमेटोलॉजिकल टेस्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हम क्या करेंगे, PDF के अंतर्गत डाल देंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, क्योंकि इसमें ब्लड का टेस्ट करके कौन कौन सा हम क्या करते थे वो सब डिटेल में यहाँ से लिखना पड़ेगा। ठीक, तो इस तरह से देखा जाए तो हमने क्या कर दिया, इसे पूरे अच्छे से कवर अप किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो पोर्शन आता है पार्ट सी, क्योंकि हम जो बोले थे, ठीक है, लॉन्ग आंसर में 11 नंबर क्वेश्चन पे आपके उन्हीं क्वेश्चन को कंसीडर किया जाएगा। ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पार्ट सी के लिए अंतर्गत में यहाँ से रखा जाएगा। ठीक है, तो इसे आपको क्या कर देते हैं, जिन क्वेश्चन को आपको आता है उसे आप क्या करिएगा, अच्छे से रोक के पॉज करके कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, नहीं तो आप अपना भाई है ये आपको करा के पूरा प्रोवाइड करा देगा आराम से। पहला क्वेश्चन आपसे कह रखा हॉस्पिटल, हॉस्पिटल एक तरह का देखा जाए तो इंस्टीट्यूशन, ये सच है, इंस्टीट्यूट है, प्रोवाइड मेडिकल तथा यानी सर्जिकल ट्रीटमेंट ये प्रोवाइड करता है, ये भी सही है। ठीक है, प्रोवाइड नर्सिंग केयर इन सिक द इंजर्ड पीपल, ये भी सही, मतलब ऑल ऑफ दीज पे क्या कर देना है, आपको टिक मार देना है यहाँ से। फुल नेम ऑफ द DIN मतलब क्या होता है, ड्रग्स इंफॉर्मेशन नेटवर्क होता है, तो यानी ए वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, रिक्वायरमेंट ऑफ फार्मासिस्ट इन यानी 50 बेड हॉस्पिटल इन, मतलब यदि आपके हॉस्पिटल में 50 बेड है तो कितनी यानी फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, 3 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी, 3 वाला ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट तुमसे कह दिया फुल नेम ऑफ ESR, ई मतलब क्या होता है, इरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट होता, मतलब ए वाला ऑप्शन सही हो गया। ये किसके लिए प्रयोग किया जाता है, जो ब्लड में RBC को सेपरेट करने के लिए हम क्या कर देते हैं, इसका प्रयोग करते हैं। ठीक है, डिफाइन इन्वेंट्री टर्नओवर, ये हम PDF में अंतर्गत डाल देंगे। ठीक है, यानी पे क्या होता है, FIPO यानी फीफो क्या होता है, फेफो क्या होता है, फीफो मतलब क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है। तो दूसरे में क्या होता है, फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट होता है।
ठीक है। फर्स्ट एक्सपायरी फर्स्ट आउट होता है और ये फर्स्ट इन फर्स्ट आउट होता है, ठीक है। फुल नेम आप इनका, तुम्हें फुल नेम आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। इसके बारे में NQAS का आपको क्या करना पड़ेगा, फुल नेम याद रखना पड़ेगा। N से क्या होता है तुम्हारे पास नेशनल होता है, Q से क्वालिटी होती है, A से एश्योरेंस होता है, S से स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। तो इसका हो गया। FIP क्या होता है, ठीक है। FIP आप फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स में पढ़े होंगे। इसमें क्या होता है, ठीक है, इसमें देखा जाए तो FIP मतलब क्या होता है, सबसे पहले ऊपर आ जाता है, यानी F आ जाता है सबसे आगे। तो इसमें क्या होता है, फार्मास्यूटिकल, ठीक है, क्या दे रखा है जी, FIP, हाँ, ठीक है। इसमें क्या होता है, I से इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है, इंटरनेशनल फार्मास्यूटिकल फेडरेशन होता है, मतलब इसका उल्टा है। लासा का फुल नेम आपको तो बता ही दिया गया, ठीक है। इसमें आ जाते हैं NAHBA में आ जाते हैं। N से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, नेशनल, A से क्या हो जाएगा, एक्रेडिटेशन हो जाएगा, B से बोर्ड हो जाएगा, S से, ठीक है, हॉस्पिटल हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे क्या, नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल या हेल्थ के लिए लिख सकते हैं, ठीक है। 8वां नंबर क्वेश्चन हमसे क्या रखा, डिफाइन SOP को आपको क्या कर देना, डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, जिसे हम क्या बोलते हैं, यानी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल में लिख देना है। फिर इन सब का फुल नेम लिखना, जो आपको हम शॉर्ट क्वेश्चन के पहले ही आंसर में क्या कर दिए, सबको करा दिए हैं, ठीक है। तो इसे आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है TPN के बारे में, TPN को फुल नेम लिखना और इसके बारे में आपको डिस्क्राइब कर देना है डिटेल में, ठीक है। ये हो गया इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट में तुम्हारे पास क्या लिखा, पार्ट C में, यहाँ से आ जाते हैं, क्या रखा है, ठीक है। इसमें क्या रखा है, मेंबर ऑफ फार्मासिस्ट, ठीक है, रिक्वायर फॉर 200 बेड, 200 यानी 200 बेड के लिए कितनी रिक्वायरमेंट होती है, 8 फार्मासिस्ट की रिक्वायरमेंट होती है। मिनिमम एरिया रिक्वायर्ड टू हॉस्पिटल फार्मेसी के लिए कितना चाहिए, तो यहाँ पर देखिए कहीं कहीं 200 स्क्वायर फीट लिखा होता है, ठीक है, स्क्वायर फीट होता है, कहीं कहीं मीटर होता है। इसे एक बार गूगल करके आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक, क्योंकि बुक में 200 स्क्वायर फीट लिखा रहता है और ये मीटर उटर में लिया जाता है, ठीक है। यूनिवर्सल प्लीज अब इसे भी यानी कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाइएगा। यूनिवर्सल एंटीडोट कंटेनर क्या होता है, इसके बाद भी आप कंटेनर में आप क्या करिए, कौन सा कंटेनर यूज किया जाता है, यूनिवर्सल एंटीडोट प्रयोग यानी कंटेनर जो होता है उसमें, ठीक है। कोल्ड स्टोरेज के लिए हमें पास कितना होना चाहिए, 2 से लेके 8 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, जिसमें इंसुलिन हार्मोन मेंटेन रहे। प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन यूरिन, मतलब हमारे पेशाब में यदि प्रोटीन की मात्रा यदि है तो उसे हम क्या बोला जाता है, प्रोटीनूरिया बोला जाता है। और एक कंडीशन और आता है, प्रोटीनूरिया आता है, या आप में क्या हो जाता है, ठीक है, एल्बुमिन आता है, क्या हो जाता है, एल्बुमिनूरिया आ जाते हैं। तो ये भी आप लिख सकते हैं आराम से यहाँ से, ठीक है। नेक्स्ट में क्या पूछा है, ठीक है, लिखा ए डिजीज ऑफ ब्रेन ड्यू टू द एबनॉर्मल इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज इज नोन एज, उसे क्या बोला जाता है, ईपी, ठीक है, एपिलेप्टिक बोला जाता है, एपिलेप्टिक, ठीक है, एपिलेप्टिक सीजर बोला जाता है। कहने का मतलब क्या बोला, दोबारा सुनिए, जब हमारे ब्रेन के अंदर कोई एबनॉर्मल इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज होता तो उसे हम क्या बोलते हैं, एपिलेप्टिक सीजर बोला जाता है, ठीक है। इसमें क्या 7वें नंबर में डैश 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 एक्टिविटी रिक्वायर्ड बाय द ऑर्गेनिज्म टू डिलीवर गुड और सर्विस टू द कस्टमर, तो उसे क्या बोला जाता है, सप्लाई चेन बोला है। तो आप आगे ही पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्लीज इसका भी फुल नेम, GPR का फुल नेम क्या होता है, यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में भी आप लिख के दिखाइएगा। 3 होमवर्क आपको दे दिए। EOQ स्टैंडर्ड फॉर क्या होता है, ई से क्या होता है, इकोनॉमी होता है, ठीक है, इकोनॉमिक होता है। ओ से तुम्हारे पास क्या हो जाता है, ऑर्डर होता है। और क्यू से तुम्हारे पास क्या होती है, क्वालिटी हो जाएगी यहाँ से, ठीक। नेक्स्ट फुल नेम क्या पूछा है, VED, अभी ये पढ़ा दिए हैं। V से तुम्हारे पास क्या होता है, V से देखा जाए तो हमारे पास क्या होता है, वाइटल होता है। E से क्या होता है, इसेंशियल होता है, ठीक है। D से तुम्हारे पास क्या होता है, डिजायरेबल होता है। तो यहाँ से आप क्या कर देंगे, इनको आप फुल नेम लिख के तरिए काम खत्म कर देंगे, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट पे आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट में तुमसे कह दिया है, यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। अब ये भी आप, ठीक है, कह दिया है, ठीक है, इज यूज टू ऑफ द मार्फिन पावर, यानी मार्फिन पॉइजन, मतलब आपको मार्फिन पॉइजनिंग हो जाती थी, किसका प्रयोग करते हैं, इसमें तुम्हारे पास क्या हो गए, नैलोर, ठीक है, नैलोर
फिन आता है, नैरोफिन एक टेबलेट यानी इंजेक्शन आता है, उसमें प्रयोग किया जाता है। फुल नेम ऑफ द SI यानी SIMP अभी जो तुम्हें पढ़ाया गया है टालमैन वाला, वहाँ से आप इसे चिपका दीजिएगा, ठीक है। फुल नेम आप तुम्हारे पास पूछा AST, ए से तुम्हारे पास क्या होता है एस्पार्टेट होता है, ठीक है, एस्पार्टेट होता है, और ए से क्या होता है, ठीक है, एस्पार्टेट, ठीक है, एस्पार्टेट स्टैंडर्ड ट्रांसफेरेज होता है, ठीक है। इसे आप एक बार कंफर्म कर दीजिएगा, ठीक। हमें किसे PDF में हम डाल देंगे, ठीक। एंटीडोट क्या होता है, इसे भी आप बता ही सकते हैं। हिमेटोलॉजिकल टेस्ट क्या होता है, जो ब्लड के लिए किया जाता है। वर्ड ऑफ फोबिया, फोबिया मतलब क्या होता है, डर यानी फियर होता है, क्या होता है, फियर यानी डर होता है। और भी कुछ लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। आउट पेशेंट को हम क्या बोलते हैं, एम्बुलेंसरी पेशेंट बोलते हैं, अभी तुम्हें बताया गया था वहाँ से, ठीक है। ठीक है, एम्बुलेटरी ठीक है, केयर बोलते हैं या पेशेंट बोला जा सकता है। टॉक्सिसिटी क्या होती है, जो जहर से रिलेटेड है, यानी क्या होता है फिजियोलॉजिकल क्या होता है, इसके बारे में बता देना। टालमैन लेटरिंग व डिस्कवर बाय किसके द्वारा किया गया था, ISMP के द्वारा क्या कर दिया था, डिस्कवर किया गया था। तो इस तरह से देखा जाए तो हमने सबको क्या कर दिया, एकदम अच्छे से क्या कर लिया, कवर अप कर लिया। चलिए आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।